नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। आप यहाँ से नहीं जा सकते। लिन फेंग और रक्षक बेई के पीछे हवा में एक और आवाज गूंजी। अजगर मछली घना धुआं उगल रही थी। उसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और एक गहरी सीटी जैसी सांस ली, जिसकी गूंज वातावरण में सुनाई दी और साथ ही एक शक्तिशाली ऊर्जा भी निकली। उसी समय एक पौराणिक रोग पक्षी ने अपने विशाल पंख फैलाए और लिन फेंग और रक्षक बेई की ओर उड़ गया। वातावरण में प्रबल ऊर्जा और वायुधाराओं ने लिन फेंग और रक्षक बेई के भागने की गति को धीमा कर दिया। लिन फेंग को ऐसा लगा मानो उसका शरीर उसका पीछा कर रहे जानवरों द्वारा निगल लिया जाएगा। यदि रक्षक बेई ने स्थिति को दृढ़ता से नियंत्रित नहीं किया होता तो लिन फेंग को अजगर मछली अब तक खा चुकी होती। पौराणिक रोग एक जुबान स्तर का राक्षस था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। केवल जुबानची स्तर के साधक ही उसे वश में कर सकते थे। एक ही सांस में वह अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था और उस समय लिन फेंग उसकी आधी सांस भी सहन नहीं कर पाता। उनका दमन करो। तेन वुशान पौराणिक रोग के शरीर पर सवार होकर चिल्ला रहा था। उसने कुछ गहरे काले रंग की जंजीरें निकाली और लिन फेंग पर अचानक हमला करने की कोशिश में खुद को उस पर झोंक दिया। भाड़ में जाओ, एक जोरदार चीख सुनाई दी। धूप काली जंजीरों को किसी ने तोड़ लिया था और वह बूढ़ी औरत थी। जाओ, मैं इस दुष्ट जानवर को मार डालूंगा। वृद्ध महिला की आवाज शांत थी, लेकिन रक्षक बेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। केवल दो ही लोग ऐसे थे जो उसका पीछा करने में सक्षम थे, एक विशाल तलवार लिए हुए वृद्ध व्यक्ति और दूसरा पौराणिक रोग पर सवार टेनवुशान। इन दोनों ने ही उस पर हमला करके उसे रोकने का प्रयास किया था। उस बूढ़े व्यक्ति को प्रोटेक्टरकोन ने घायल कर दिया था, इसलिए अगर वे लेजेंडरी रॉक को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी लिन फेंग को पकड़ नहीं पाएगा। उस बूढ़ी औरत की कही बातों के बारे में रक्षक बेई को संदेह था और उन्हें शक था कि उसके पास रोग को मारने की शक्ति नहीं होगी। मुझे हमारा समझौता अभी भी याद है। कृपया उस छोटे बदमाश लियू कांग लैन को बता देना कि मैंने उसे माफ कर दिया है। जहां तक वेन रेन यान और लियूफी की शादी की बात है, उसे भूल जाए। लिन फेंग इस पद के लिए उपयुक्त है। बुजुर्ग महिला ने शांत भाव से कहा। रक्षक बेई हंसे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक तुम मेरे पौराणिक रॉक को मार नहीं देते तब तक तुम्हें शेखी बघारने की इजाजत नहीं है। तेन वुशान ने ठंडी मुस्कान के साथ यह कहा। फिर उसने काली जंजीरों को इतनी जोर से हिलाया कि बूढ़ी औरत का संतुलन लगभग बिगड़ गया। जैसे ही वह गिरने वाली थी, पौराणिक रॉक उसे पूरा निगलने के लिए तैयार हो गया। जुबान स्तर के जानवर बेहद बुद्धिमान होते थे, इसलिए जब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वह उसे मारना चाहती है तो उसने उस जानवर की नफरत मोल ले ली। जानवर तो जानवर ही होता है। बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में बेहद जोर से चिल्लाया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी उसकी पीठ के पीछे एक सांप की परछाई दिखाई दी। ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर सांप में बदल गया हो। तुरंत बाद उसने खुद को सीधे उस पौराणिक रॉक के खुले मुंह की ओर झपटा। बिल्कुल सही, उसने विरोध नहीं किया और इसके बजाय खुद को सीधे उस पौराणिक रॉक पक्षी के मुंह में झोंक दिया। उस क्षण वह उसके शरीर के अंदर थी। जब लिन फेंग ने यह देखा तो वह अत्यंत भावुक हो गया। चलो चलते हैं, रक्षक बेई ने उदासीनता से कहा। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और प्रकाश की गति से उड़ गए। जैसे जैसे वे क्षितिज की ओर बढ़ते गए, उन्हें दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। लिन फेंग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि उस पौराणिक रोग पक्षी के साथ क्या हुआ होगा। लिन फेंग और वेन रेन यान के बीच तनाव की बात करें तो लिन फेंग को वेन रेन यान की जान बचाने के लिए उस बूढ़ी औरत से जरा भी नफरत नहीं थी। वह उसकी बात समझ सकता था और यह भी कि उसने अपनी इकलौती शिष्या की जान क्यों बचाई। उस बूढ़ी औरत ने अपनी इकलौती शिष्या की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। यून हाई संप्रदाय में वह एक रक्षक थी। वह संप्रदाय के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार थी। वह बूढ़ी औरत सचमुच बदसूरत थी और लोगों को पहचानने में बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी सम्मान के योग्य थी। उस समय कोई भी रक्षक बेई का पीछा नहीं कर पा रहा था। उनके सारस आत्मा के पंख प्रकाश की गति से हवा में लहरा रहे थे और पलक झपकते ही वे तूफानी घाटी से बिना किसी निशान के गायब हो गए। रक्षक बेई और लिन फेंग अंततः यूनहाई संप्रदाय से बच निकले, लेकिन उस भयानक आपदा से बचने पर उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। वे जानते थे कि तूफानी घाटी में बह रहे खून की वजह से ही उनकी जान बची थी। अथाह खाई के कगार पर केवल चट्टानें और गहरी खायां ही थीं और कुछ नहीं। इन खायों तक जाने वाले मार्ग के अलावा उस स्थान तक पहुंचने या वहां से निकलने का एकमात्र दूसरा रास्ता उड़कर जाना था। उसी क्षण एक सारस की आकृति झांगू की चट्टान की ओर उड़ रही थी और ढोल से भरे चौकोर कमरे के पास उतरने ही वाली थी। लिन फेंग ने इस जगह को पहचान लिया। वह हैरान रह गया। दरअसल उसे संदेह भी हुआ। रक्षक बेई उसे यूनहाई संप्रदाय से दूर नहीं लाए थे, बल्कि उसे झांगू की कगार पर ले आए थे। हम हार रहे हैं। रक्षक बेई ने झांगू की चट्टान की ओर देखा और जैसे ही वे वहां उतरे, वे घने कोहरे से घिर गए। क्या तुम्हें ये जगह याद है? रक्षक बेई ने लिन फेंग से पूछा। लिन फेंग को वास्तव में समझ नहीं आया कि रक्षक बेई उससे ये क्यों पूछ रहे थे, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है। हाँ, एक गलियारे से दूसरे गलियारे और एक खाई से दूसरी खाई तक चलते हुए आप अंततः यहीं पहुंच जाते हैं। बात करते करते रक्षक बेई ने एक पत्थर पर 3 बार प्रहार किया और अचानक एक पत्थर की दीवार हिलने लगी और एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये चट्टानें और खड़ी ढलानें वास्तव में एक अलग ही दुनिया का निर्माण करती थी, लेकिन साथ ही असाधारण आकर्षण का दृश्य भी प्रस्तुत करती थी। चलो अंदर चलते हैं, रक्षक बेई ने लिन फेंग को अंदर लाते हुए कहा।
तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। जिस जगह में उन्होंने प्रवेश किया वह किसी मंदिर जैसी लग रही थी, मानो किसी महल के भीतर बना एक भव्य मंदिर हो। वह जगह प्राचीन प्रकार की ऊर्जा से भरी हुई थी। उस मंदिर के बीचों बीच एक ड्रैगन और एक फीनिक्स का चित्र बना हुआ था। साथ ही कई खंभे भी थे जो प्राचीन मंदिर की दीवारों को सहारा दे रहे थे। इन खंभों पर विभिन्न खूंखार जानवरों की अनगिनत नक्काशी की गई थी। हैरानी की बात यह थी कि लिन फैंग ने इनमें से कई खूंखार जानवरों को पहले कभी नहीं देखा था। वह ये जानकर दंग रह गया कि वह इन नक्काशी में बने जानवरों के बारे में नहीं जानता था। यूनहाई संप्रदाय ने यहाँ की भौतिक विशेषताओं के कारण अपना निर्माण और स्थापना नहीं की। वास्तव में उन्होंने यहाँ इसलिए स्थापना की क्योंकि उन्हें यह मंदिर मिला था। प्रोटेक्टर बेई की आवाज मंदिर में गूंज रही थी और फिर उन्होंने लिन फैंग को उस जगह के बारे में बताना जारी रखा। प्राचीन काल में अत्यंत शक्तिशाली साधक नियमित रूप से यहाँ साधना करने आते रहे होंगे। बेशक ये स्थान भी एक प्राचीन संप्रदाय रहा होगा। शिनचेन पवेलियन में पाई जाने वाली कुछ सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय कलाएं और तकनीकें वास्तव में यहीं से लाई गई थीं। इन कलाओं और तकनीकों की खोज से पहले शिनचेन पवेलियन में इतनी शक्तिशाली कलाएं नहीं थीं। लेकिन क्योंकि खबर जल्दी फैलती है और बुरे इरादों वाले लोग बहुत हैं, इसलिए इस जगह को संप्रदाय के सभी लोगों से गुप्त रखा गया है। केवल यूनहाई संप्रदाय के रक्षकों को ही इस जगह के बारे में पता है। यहाँ तक कि कुलपति को भी इस मंदिर के अस्तित्व के बारे में नहीं पता है। क्या प्राचीन काल के अत्यंत शक्तिशाली साधक यहाँ साधना करने आते थे? यहाँ तक कि कुलपति भी उस स्थान से अनभिज्ञ थे। लिन फैंग को यह रहस्य पता चलने पर बहुत दुख हुआ। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ केवल संप्रदाय के रक्षकों को ही आने की अनुमति थी। लिन फैंग पूरी एकाग्रता से मंदिर का अवलोकन कर रहा था। यह भव्य और विशाल था और इसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी। मंदिर में तरह तरह के खजाने, कौशल, तकनीकें और हथियार मौजूद थे। धूल से ढके होने के बावजूद वे सभी बहुत प्राचीन और संभवतः अत्यंत शक्तिशाली थे। लिन फैंग, मेरे साथ आओ। रक्षक बेई चलने लगे और लिन फैंग को मंदिर के भीतरी भाग में ले गए। कुछ ही क्षणों में वे एक छोटे से कमरे के प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गए। उस कमरे के बीचों बीच भूरे रंग की लकड़ी की एक नक्काशी थी। वहां एक किताबों की अलमारी भी थी जिसमें कई किताबें रखी थीं। हालांकि उन पर धूल जमी थी, फिर भी वे करीने से व्यवस्थित थीं, जिससे पता चलता था कि हाल ही में किसी ने इस जगह की सफाई की थी। हम शिनचेन पवेलियन के सभी कौशल और तकनीकें लेंगे। ये सभी हस्तलिखित प्रतियां हैं। सबसे निचले स्तर के कौशल और तकनीकें जुबान स्तर की हैं। सबसे उच्च स्तर के कौशल और तकनीकें निम्न गुणवत्ता वाले डी स्तर की हैं। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उन्हें सीखना बेहद कठिन है और कई का अभ्यास नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि रक्षकों को भी उन्हें सीखना मुश्किल लगा। इनका थोड़ा सा अभ्यास भी हमें अत्यंत शक्तिशाली हमले करने में सक्षम बनाता है। आप अपने लिए उपयुक्त कौशल चुन सकते हैं। अगर लिन फैंग पहले इस जगह पर आया होता तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होता, लेकिन उस समय वह खुशी का जरा सा भी संकेत नहीं दे पा रहा था। घटी हुई सारी घटनाएं लगातार उसके दिमाग में घूम रही थीं। वह उन भयानक दृश्यों से छुटकारा नहीं पा रहा था। चलिए एक और कमरा देखते हैं। रक्षक बेई ने लिन फैंग को और भी चीजें दिखाना बंद नहीं किया था। फिर वह उसे एक और प्राचीन कक्ष में ले गए। हथियार, पत्थर से बनी जमीन से एक अत्यंत प्राचीन लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे लिन फैंग को कपकपी महसूस हुई। इन सभी हथियारों में आत्माएं थीं। इन हथियारों में आत्मा थी। ये आध्यात्मिक हथियार थे। आप इन्हें हथियार कह सकते हैं, लेकिन इन्हें आध्यात्मिक हथियार कहना अधिक सटीक होगा। रक्षक बेई ने गंभीर स्वर में अपनी व्याख्या जारी रखते हुए कहा, हथियार एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य हथियारों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद इन हथियारों में आत्मा है। ये अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय हैं। रक्षक बेई एक प्राचीन तलवार की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने लिन फैंग से कहा, मुझे वह तलवार दो जो तुम अपनी पीठ पर लिए हुए हो। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी लंबी तलवार रक्षक बेई को सौंप दी। रक्षक बेई ने किसी भी कौशल या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लिन फैंग की लंबी तलवार हवा में रक्षक बेई की ओर उड़ी और दूसरी तलवार से टकरा गई। खटाका, कमरे में एक बेहद स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी। फिर एक तलवार सीधे लिन फैंग के हाथ में आ गिरी। वह तलवार बेहद तेज थी और देखने में सुंदर और चमकदार थी। ये सभी हथियार साधारण हथियार नहीं हैं। ये सभी आध्यात्मिक हथियार हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति जल्दी ही अपराधी बन सकता है, लेकिन जैद की अंगूठी को संजोना भी एक अपराध है। हमने इन हथियारों को कभी भी वास्तविक दुनिया में नहीं आने दिया, लेकिन आज से ये सभी आपके होंगे। क्या ये सब मेरा है? लिन फैंग अचंभित रह गया। रक्षक बेई अभी भी जीवित थे, लेकिन वो सब कुछ लिन फैंग को दे रहे थे। जी हाँ, यहाँ जो कुछ भी है वह अब आपका है, रक्षक बेई ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। फिर उन्होंने हथियारों के बीच पड़ा एक पत्थर उठाया। वह देखने में साधारण सा लग रहा था। यह एक प्राचीन ना पत्थर है। यह अंदर से खाली है। अगर आप इसके ऊपर खून की एक बूंद डालेंगे तो उस पत्थर के अंदर का स्थान आपके लिए खुल जाएगा। रक्षक बेई ने लिन फैंग को पत्थर सौंपते हुए उसे सारी बातें समझाईं। लिन फैंग ने अपनी तलवार से अपनी उंगली का सिरा काट लिया। फिर उसने खून की एक बूंद पत्थर पर गिरा दी। उसका खून धीरे धीरे पत्थर पर बह रहा था और तभी कुछ अजीब हुआ। ना पत्थर से एक तेज और चकाचौंध भरी रोशनी निकली। लिन फैंग का खून बहुत लाल हो गया और धीरे धीरे पत्थर में फैलने लगा। उस क्षण लिन फैंग के हृदय में एक अद्भुत अनुभूति और भावना उमड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो लिन फैंग और उस पत्थर के बीच एक अवर्णनीय और अटूट संबंध बन गया हो। लिन फैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी पूरी चेतना उस पत्थर से जुड़ गई हो। उस पत्थर के अंदर एक अविश्वसनीय रूप से विशाल स्थान था जो वस्तुओं से भरा हुआ था। एक अजीब सी जानी पहचानी गंध ने लिन फैंग की नाक में प्रवेश किया, जिससे वह अचानक कांप उठा। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग की पुतलियां फैली हुई थीं और वह रक्षक बेई को घूर रहा था।
आप सही कह रहे हैं, ये नानगोंग लिंग की ऊर्जा है। जब वह जीवित थे तब उनकी हर चीज, संप्रदाय की हर चीज उस पत्थर में समाहित थी। अब आप उस पत्थर के स्वामी हैं, रक्षक बेई ने गंभीरता से घोषणा की। फिर उन्होंने लिन फैंग को घूरते हुए कहा, लिन फैंग, आज से आप यून हाई संप्रदाय के नए कुलपति हैं। लिन फैंग, आज से आप यून हाई संप्रदाय के नए कुलपति हैं। प्रोटेक्टर बेई गंभीर और शांत स्वर में बोल रहे थे। लिन फैंग सिर से पैर तक कांप रहा था और प्रोटेक्टर बेई को खाली निगाहों से घूर रहा था। लिन फैंग, भले ही यून हाई संप्रदाय में अब शायद कोई न बचा हो, मैं इसे हमेशा के लिए लुप्त नहीं होने देना चाहता। नानगोंग लिंग की भी यही इच्छा थी। भविष्य में यदि आपको अवसर मिले तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका पुनर्निर्माण करके यून हाई संप्रदाय को पुनर्जीवित करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर मौजूद असंख्य झुर्रियों को देखते हुए लिन फैंग ने गंभीरता और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। अगर मैं, लिन फैंग, नहीं मरा तो मैं निश्चित रूप से यून हाई संप्रदाय को पुनर्जीवित करूंगा। ठीक है, रक्षक बेई मुस्कुराए और अपने दाहिने हाथ से लिन फैंग के कंधे पर थपथपाया। लिन फैंग, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। रक्षक बेई, कृपया मुझे बताएं। पहले फीफी के पिता लियू कांगलैन और नानगोंग लिंग यून हाई संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे, जिन्होंने संप्रदाय के सभी लोगों को असीम आशा प्रदान की थी। नानगोंग लिंग के यून हाई संप्रदाय के कुलपति बनने से पहले उनके गुरु और पूर्व कुलपति थे। वास्तव में वे लियू कांगलैन को कुलपति बनाना पसंद करते थे। वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह भी उनसे करवाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद लियू कांगलैन ने संप्रदाय को छोड़कर सब कुछ त्यागने का फैसला किया। वह नानगोंग लिंग को कुलपति बनाना चाहता था, लेकिन लियू कांगलैन को यह नहीं पता था कि कुलपति की बेटी उससे प्यार करने लगी थी। लियू कांगलैन द्वारा त्यागे जाने के कारण वह इतनी हताश हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। बेटी की मृत्यु से उस समय कुलपति को बहुत दुख हुआ। एक दिन वह यून हाई संप्रदाय छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। किसी को नहीं पता कि वह जीवित है या मृत। उस क्षण से नानगोंग लिंग संप्रदाय के कुलपति बन गए। इसके अलावा लियू कांगलैन की पूरी तरह से बदनामी हो गई थी, इसलिए वह यून हाई संप्रदाय में वापस नहीं आ सके। क्षमा याचना के रूप में उन्होंने फीफी को यून हाई संप्रदाय में शामिल कर लिया। वह पूर्व कुलपति और उनकी बेटी और विशेष रूप से पूर्व कुलपति की पत्नी से माफी मांगना चाहते थे। उनकी प्रिय बेटी का देहांत हो गया था और उनके पति का कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उस बूढ़ी औरत के मन में लियू कांगलैन के प्रति गहरी और कड़वी नफरत थी। वह वेन रेन यान की गुरु बनी और उनका सपना था कि उनका शिष्य लियू कांगलैन की बेटी फीफी से शादी करे। यही कारण था कि वेन रेन यान ने यून हाई संप्रदाय में ऐसा करने का साहस किया। जब लिन फैंग ने ये सब सुना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह हैरान था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यून हाई संप्रदाय के इतने राज होंगे। अब समझ में आया कि वेन रेन यान इतना घमंडी क्यों था और उसने लियूफी को अपना क्यों बताया। अब समझ में आया कि वह बुढ़िया इतनी अजीब क्यों लग रही थी। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। लिन फैंग, क्या तुमने उस बुढ़िया की बात सुनी जब उसने मुझसे कहा कि मैं लियू कांगलैन को बता दूं कि उसने उसे माफ कर दिया है? उसने ये भी कहा कि उसे तुम्हारी और फीफी की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। खैर, ये तुम्हारा निजी मामला है और मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालने दूंगा। रक्षक बेई ईमानदारी से बोल रहे थे, अपने दिल की बात कह रहे थे और फिर आगे बोले, लियू कांगलैन अब दुवान रेन शहर में होना चाहिए। तुम जाकर उसे ढूंढ सकते हो। वह एक ईमानदार आदमी है, हालांकि वह दुवान तियानलांग से लड़ने से डरता है। अगर लियू कांगलैन को कुछ हो जाए तो कृपया लियूफी का ख्याल रखना। रक्षक बेई, मेरे और लियूफी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बुढ़िया ने तो बस इतना कहा था कि लिन फैंग वेनरान यान की तुलना में लियूफी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्या इसका मतलब यह था कि उसे लियूफी से शादी करनी ही होगी? बुढ़िया ने जो कहा वो एक सुझाव था। तुम्हें जाकर लियू कांगलैन को बताना होगा कि लियूफी अभी भी यून हाई संप्रदाय में है। लियूफी की हैसियत को देखते हुए दुवान तियानलांग उसे मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर लियू कांगलैन सत्ता से गिर जाए या मर जाए तो हालात अलग होंगे। इसलिए तुम्हें लियूफी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा लियूफी भी एक प्रतिभाशाली युवती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। ठीक है, अब बहुत हो गई बात। यह मंदिर तुम्हारा है, इसका जैसा चाहो वैसा निपटान करो। लियू कांगलैन को ढूंढना मत भूलना। रक्षक बेई, लिन फैंग की आवाज दृढ़ थी। रक्षक बेई के बोलने का लहजा सुनकर लिन फैंग को एक अशुभ आशंका हुई। उस तरफ एक निकास है, वह ब्लैक विंड माउंटेन की ओर जाता है। कृपया सावधान रहें। बेशक आप मंदिर में भी अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा और मजबूत होने का इंतजार करें और फिर बाहर निकले। रक्षक बेई ने कान खुजाते हुए कहा। बात खत्म करके वह मुड़े और निकास की ओर चल दिए। रक्षक बेई, आप। लिन फैंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह रक्षक बेई के पीछे भागा और चिल्लाकर उनसे रुकने की विनती करना चाहता था। लिन फैंग, मैं यून हाई संप्रदाय का रक्षक हूँ। जब तक यून हाई संप्रदाय अस्तित्व में है तब तक मैं जी सकता हूँ, लेकिन अगर यह नष्ट हो गया तो मैं इसकी रक्षा किए बिना कैसे जी पाऊंगा। जब उनकी बात समाप्त हुई तब तक रक्षक बेई जा रहे थे। विशाल पत्थर का दरवाजा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुला। रक्षक बेई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लिन फैंग को मंदिर में अकेला छोड़ दिया। लिन फैंग रक्षक बेई की पीठ को देखता रहा जब तक कि वे चले नहीं गए। लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में बिजली सी दौड़ रही हो। वह वहीं खड़ा रहा और दूर तक देखता रहा। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा था और रक्षक बेई की आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। शायद यह आखिरी बार होगा जब वह रक्षक बेई को देखेगा। लिन फैंग को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि यह मंदिर उसे केवल दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि यह यिन और यांग की तरह एक आध्यात्मिक अलगाव था। यही अमर जीवन की कुंजी थी। लिन फैंग काफी देर तक वहीं अकेले खड़े रहे, दूर तक खाली निगाहों से देखते रहे और फिर आखिरकार चलने लगे।
उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी दुख भरी सांस ली, जिसकी गूंज पूरे मंदिर में सुनाई दी। कुलपति, रक्षक बेई, रक्षक कोन, वृद्ध महिला, इन महान बुजुर्गों ने मेरी जान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने निडर होकर मेरी रक्षा के लिए खुद को उन नीच लोगों के हवाले कर दिया। वे अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है। लिन फैंग खुद से बातें कर रहा था। उसके उदास चेहरे की जगह दृढ़ इच्छाशक्ति से भरा चेहरा आ गया था। भाग्य बदलने के लिए असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती है। लिन फैंग उन लोगों को जिन्होंने उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मृत्यु में शांति प्राप्त करने का अवसर देना चाहता था। वह उन्हें गौरवान्वित करेगा और उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। हाओ यू संप्रदाय, बर्फ और बर्फ पर्वत गांव, मोशौ संप्रदाय, डुआन कबीले, हानजू तियान, टेंग वुशान, डुआन तियानलेन, डुआन हान, मोकेंगलेन, वेनरेन यान, ये सभी नाम, ये सभी विश्वासघाती लोग, ये सब लिन फैंग की यादों में गहराई से अंकित थे। वह इन्हें कभी नहीं भूलेगा। वह एक दिन आज हुई घटनाओं का बदला जरूर लेगा। लिन फैंग मुड़ा और उस पहले कमरे की ओर चल पड़ा जहां वह पहले गया था। उस कमरे में चपलता तकनीकों और मार्शल कौशल से भरी एक विशाल किताबों की अलमारी थी। इसे अलग अलग खंडों में बांटा गया था। एक खंड चपलता तकनीकों के लिए समर्पित था और दूसरा खंड मार्शल कौशल के लिए। ब्लेड कैडेंस, निम्न डी स्तर की चपलता तकनीक, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध और तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करती है। लिन फैंग ने एक फुर्ती तकनीक देखी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी रास नहीं आई। सबसे अच्छा तरीका था उस फुर्ती तकनीक का इस्तेमाल करते समय ब्लेड स्पिरिट का होना। बेशक लिन फैंग इस समय इतना कमजोर था कि उसके पास आवश्यक ऊर्जा नहीं थी। वह ऐसी फुर्ती तकनीकों को सीख और अभ्यास नहीं कर सकता था। मजबूत होने और जुबानची स्तर को पार करने के बाद ही वह शुद्ध ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएगा, जो अत्यंत शक्तिशाली होगी। लिन फैंग ने किताब को वापस किताबों की अलमारी में रख दिया और मार्शल आर्ट की 2 किताबें निकाली। स्विफ्ट लीव्स, निम्न डीआई स्तर की एक कला। उपयोगकर्ता की हथेली से पत्तियां निकलती हैं। ये पत्तियां मुश्किल से दिखाई देती हैं और बेहद तेज होती हैं। देखने में तो इनमें कोई शक्ति नहीं लगती, लेकिन वास्तव में ये सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवेश कर आंतरिक क्षति पहुंचा सकती हैं। ये पत्तियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और लगभग किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना निकल सकती हैं। ये कौशल किसी महिला साधिका के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। देखने में यह उतना शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी ने इस कौशल को कमाका तो उसकी भयानक मृत्यु हो सकती है। एक महिला आसानी से प्रतिद्वंद्वी के करीब जाकर उसे मार सकती है और किसी को भी हमला होते हुए दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा वह हमला इतना अस्पष्ट था कि विरोधियों के लिए उसे रोकना लगभग असंभव हो गया था। लिन फैंग ने उसे नीचे रख दिया और एक अन्य कौशल को देखने लगा। घातक क्रॉस शैडो, निम्न डीआई स्तर का कौशल, उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी आत्माएं उन्हें अदृश्य होने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: लुप्त होती छाया, गहरी छाया और घातक क्रॉस शैडो। ये तो रक्षक कोन की कला से मिलती जुलती है, लिन फैंग ने सोचा। उसका दिल एक पल के लिए उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षक कोन ने इस कला का केवल पहला भाग ही सीखा था और इसे अन्य कलाओं के साथ मिला लिया था। इसके अलावा यह उसकी छाया आत्मा के लिए एकदम सही कला थी। यह बेहद शक्तिशाली थी। अफसोस की बात है कि प्रोटेक्टर कोन को डार्क शैडो पीएस से पहले अभ्यास करने का मौका नहीं मिला था, वरना वह सचमुच अदृश्य हो सकता था। जहां तक कौशल के अंतिम भाग डेडली क्रॉस शैडो की बात है, ये वास्तव में बेहद शक्तिशाली था, जिससे दुश्मन आपको लगभग पहचान ही नहीं पाता था। मेरी दिव्य आत्मा मुझे एक विशेष आवरणकारी ऊर्जा छोड़ने में सक्षम बनाती है और मायावी दानव मेरे विरोधियों को मतिभ्रम का शिकार बना देता है। मेरी आत्मा के साथ मिलकर वह घातक क्रॉस शैडो एकदम परिपूर्ण होना चाहिए। लिन फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस कौशल के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी चीज स्तर का साधक इसे सीख और अभ्यास कर सकता था, बशर्ते वह कौशल की जटिलता को समझ सके। वह कौशल मात्र एक साधन था, अन्य कौशलों को पूरक करने का एक तरीका। डेडली क्रॉस शैडो का उपयोग करने से व्यक्ति की अन्य क्षमताओं में काफी वृद्धि हो सकती थी। लिन फैंग ने फिर अन्य कौशलों को देखना जारी रखा। उसे कोई ऐसा कौशल नहीं मिला जो उसके लिए उपयुक्त हो। फिर उसने पुस्तक भंडार में रखे सभी कौशलों को ना पत्थर में डाल दिया। लिन फैंग के अलावा रक्षकों ने उस जगह के बारे में किसी और को नहीं बताया था। ये चीजें किताबों की अलमारी में सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन अगर लिन फैंग को कोई समस्या हो जाए तो बेहतर होगा कि ये चीजें उसके पास हो, खासकर आपात स्थिति में। इसके बाद लिन फैंग दूसरे कमरे में गया जहां आध्यात्मिक हथियार रखे थे। उसने उन्हें भी ना पत्थर के अंदर रखना शुरू कर दिया। मंदिर में बहुत सारे पवित्रता के पत्थर थे। लिन फैंग ने उन सभी को ना पत्थर में रख दिया। शुद्धता पत्थरों में स्वर्ग और पृथ्वी के समान शुद्धची ऊर्जा समाहित थी। कोई भी साधक जिसने कम से कम लिंगची स्तर को पार कर लिया हो, इनका उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कर सकता था। यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी। लिन फैंग इन बहुमूल्य वस्तुओं को अपने साथ कैसे नहीं ले जा सकता था। लिन फैंग उस विशाल मंदिर में घूम रहा था। उसने कुछ चक्कर लगाए और देखा कि मंदिर के दोनों सिरों पर स्थित स्तंभों पर पत्थर पर उकेरे गए भयंकर जानवर बिल्कुल एक जैसे थे। उन भयंकर जानवरों के चित्रों को देखकर ही लिन फैंग को एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ। यह ऊर्जा जुबान स्तर के अजगर मछली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन लिन फैंग किसी और ही बात को लेकर चिंतित था। वहां नक्काशीदार जेड पत्थर से बना एक हरे रंग का दरवाजा था जिससे तीव्र ऊर्जा निकल रही थी। लिन फैंग ने उसे धक्का देने की व्यर्थ कोशिश की। चाहे वह कितनी भी ताकत लगा दे, वह टस से मज नहीं हुआ। इसके अलावा दरवाजा खोलने के लिए कोई छिपा हुआ लीवर या स्विच भी नहीं दिख रहा था। उस दरवाजे का रहस्य क्या है? शायद इस मंदिर को बनवाने वाले ने कुछ सुराग छोड़े हों। अफसोस की बात है कि मैं इसे खोल नहीं सकता। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। रक्षक बेई ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला था। शायद यूनहाई संप्रदाय के किसी भी रक्षक ने पहले कभी ये दरवाजा नहीं खोला था।
कोई बात नहीं, अगर मुझे मौका मिला और मैं काफी मजबूत हूँ तो मैं वापस आकर फिर से कोशिश करूंगा। अंततः हार मानते हुए लिन फैंग ने ये कुछ शब्द कहे। युन हाई संप्रदाय के 1000 साल पुराने इतिहास में आज तक किसी ने भी उस जेड के दरवाजे को नहीं खोला था। जाहिर है इसे खोलना बहुत मुश्किल था और इसे खोलने की कोशिश में वहां ज्यादा देर तक रुकना समय की बर्बादी होती। इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण बात थी मजबूत बनना। इतना मजबूत कि वह अपनी रक्षा कर सके और इतना मजबूत कि वह अपने करीबियों की रक्षा कर सके। लिन फैंग ने लिंगची की दूसरी परत को पार कर लिया था, जो उसकी उम्र के हिसाब से बेहद दुर्लभ था, लेकिन अगर उसे कुछ साल ज्यादा साधना कर चुके साधकों का सामना करना पड़ा तो उनकी प्रतिभा चाहे कितनी भी हो वह एक नाजुक स्थिति में फंस जाएगा। उसे मजबूत बनना ही था। लिन फैंग, आज से आप युन हाई संप्रदाय के नए कुलपति हैं। प्रोटेक्टर बेई गंभीर और शांत स्वर में बोल रहे थे। लिन फैंग सिर से पैर तक कांप रहा था और प्रोटेक्टर बेई को खाली निगाहों से घूर रहा था। लिन फैंग, भले ही युन हाई संप्रदाय में अब शायद कोई न बचा हो, मैं इसे हमेशा के लिए लुप्त नहीं होने देना चाहता। नानगोंड लिंग की भी यही इच्छा थी। भविष्य में यदि आपको अवसर मिले तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका पुनर्निर्माण करके युन हाई संप्रदाय को पुनर्जीवित करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर मौजूद असंख्य झुर्रियों को देखते हुए लिन फैंग ने गंभीरता और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। अगर मैं, लिन फैंग, नहीं मरा तो मैं निश्चित रूप से युन हाई संप्रदाय को पुनर्जीवित करूंगा। ठीक है, रक्षक बेई मुस्कुराए और अपने दाहिने हाथ से लिन फैंग के कंधे पर थपथपाया। लिन फैंग, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। रक्षक बेई, कृपया मुझे बताएं। पहले फीफी के पिता लियू कांगलैन और नानगोंग लिंग युन हाई संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे, जिन्होंने संप्रदाय के सभी लोगों को असीम आशा प्रदान की थी। नानगोंग लिंग के युन हाई संप्रदाय के कुलपति बनने से पहले उनके गुरु और पूर्व कुलपति थे। वास्तव में वे लियू कांगलैन को कुलपति बनाना पसंद करते थे। वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह भी उनसे करवाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद लियू कांगलैन ने संप्रदाय को छोड़कर सब कुछ त्यागने का फैसला किया। वह नानगोंग लिंग को कुलपति बनाना चाहता था, लेकिन लियू कांगलैन को यह नहीं पता था कि कुलपति की बेटी उससे प्यार करने लगी थी। लियू कांगलैन द्वारा त्यागे जाने के कारण वह इतनी हताश हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। बेटी की मृत्यु से उस समय कुलपति को बहुत दुख हुआ। एक दिन वह युन हाई संप्रदाय छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। किसी को नहीं पता कि वह जीवित है या मृत। उस क्षण से नानगोंग लिंग संप्रदाय के कुलपति बन गए। इसके अलावा लियू कांगलैन की पूरी तरह से बदनामी हो गई थी, इसलिए वह युन हाई संप्रदाय में वापस नहीं आ सके। क्षमा याचना के रूप में उन्होंने फीफी को युन हाई संप्रदाय में शामिल कर लिया। वह पूर्व कुलपति और उनकी बेटी और विशेष रूप से पूर्व कुलपति की पत्नी से माफी मांगना चाहते थे। उनकी प्रिय बेटी का देहांत हो गया था और उनके पति का कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उस बूढ़ी औरत के मन में लियू कांगलैन के प्रति गहरी और कड़वी नफरत थी। वह वेन रेन यान की गुरु बनी और उनका सपना था कि उनका शिष्य लियू कांगलैन की बेटी फीफी से शादी करे। यही कारण था कि वेन रेन यान ने युन हाई संप्रदाय में ऐसा करने का साहस किया। जब लिन फैंग ने ये सब सुना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह हैरान था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युन हाई संप्रदाय के इतने राज होंगे। अब समझ में आया कि वेन रेन यान इतना घमंडी क्यों था और उसने लियूफी को अपना क्यों बताया। अब समझ में आया कि वह बुढ़िया इतनी अजीब क्यों लग रही थी। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। लिन फैंग, क्या तुमने उस बुढ़िया की बात सुनी जब उसने मुझसे कहा कि मैं लियू कांगलैन को बता दूं कि उसने उसे माफ कर दिया है? उसने ये भी कहा कि उसे तुम्हारी और फीफी की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। खैर, ये तुम्हारा निजी मामला है और मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालने दूंगा। रक्षक बेई ईमानदारी से बोल रहे थे, अपने दिल की बात कह रहे थे और फिर आगे बोले, लियू कांगलैन अब दुवान रेन शहर में होना चाहिए। तुम जाकर उसे ढूंढ सकते हो। वह एक ईमानदार आदमी है। हालांकि वह दुवान तियानलांग से लड़ने से डरता है। अगर लियू कांगलैन को कुछ हो जाए तो कृपया लियूफी का ख्याल रखना। रक्षक बेई, मेरे और लियूफी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बुढ़िया ने तो बस इतना कहा था कि लिन फैंग वेनरान यान की तुलना में लियूफी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। क्या इसका मतलब यह था कि उसे लियूफी से शादी करनी ही होगी? बुढ़िया ने जो कहा वो एक सुझाव था। तुम्हें जाकर लियू कांगलैन को बताना होगा कि लियूफी अभी भी युन हाई संप्रदाय में है। लियूफी की हैसियत को देखते हुए दुवान तियानलांग उसे मारने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर लियू कांगलैन सत्ता से गिर जाए या मर जाए तो हालात अलग होंगे। इसलिए तुम्हें लियूफी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा लियूफी भी एक प्रतिभाशाली युवती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। ठीक है, अब बहुत हो गई बात। यह मंदिर तुम्हारा है, इसका जैसा चाहो वैसा निपटान करो। लियू कांगलैन को ढूंढना मत भूलना। रक्षक बेई, लिन फैंग की आवाज दृढ़ थी। रक्षक बेई के बोलने का लहजा सुनकर लिन फैंग को एक अशुभ आशंका हुई। उस तरफ एक निकास है, वह ब्लैक विंड माउंटेन की ओर जाता है। कृपया सावधान रहें। बेशक आप मंदिर में भी अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा और मजबूत होने का इंतजार करें और फिर बाहर निकले। रक्षक बेई ने कान खुजाते हुए कहा। बात खत्म करके वह मुड़े और निकास की ओर चल दिए। रक्षक बेई, आप। लिन फैंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह रक्षक बेई के पीछे भागा और चिल्लाकर उनसे रुकने की विनती करना चाहता था। लिन फैंग, मैं युन हाई संप्रदाय का रक्षक हूँ। जब तक युन हाई संप्रदाय अस्तित्व में है तब तक मैं जी सकता हूँ, लेकिन अगर यह नष्ट हो गया तो मैं इसकी रक्षा किए बिना कैसे जी पाऊंगा। जब उनकी बात समाप्त हुई तब तक रक्षक बेई जा रहे थे। विशाल पत्थर का दरवाजा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुला। रक्षक बेई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लिन फैंग को मंदिर में अकेला छोड़ दिया। लिन फैंग रक्षक बेई की पीठ को देखता रहा जब तक कि वे चले नहीं गए। लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में बिजली सी दौड़ रही हो। वह वहीं खड़ा रहा और दूर तक देखता रहा।
पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा था और रक्षक बेई की आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। शायद यह आखिरी बार होगा जब वह रक्षक बेई को देखेगा। लिन फैंग को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि यह मंदिर उसे केवल दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि यह यिन और यांग की तरह एक आध्यात्मिक अलगाव था। यही अमर जीवन की कुंजी थी। लिन फैंग काफी देर तक वहीं अकेले खड़े रहे, दूर तक खाली निगाहों से देखते रहे और फिर आखिरकार चलने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी दुख भरी सांस ली, जिसकी गूंज पूरे मंदिर में सुनाई दी। कुलपति, रक्षक बेई, रक्षक कोन, वृद्ध महिला, इन महान बुजुर्गों ने मेरी जान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने निडर होकर मेरी रक्षा के लिए खुद को उन नीच लोगों के हवाले कर दिया। वे अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है। लिन फैंग खुद से बातें कर रहा था। उसके उदास चेहरे की जगह दृढ़ इच्छाशक्ति से भरा चेहरा आ गया था। भाग्य बदलने के लिए असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती है। लिन फैंग उन लोगों को जिन्होंने उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मृत्यु में शांति प्राप्त करने का अवसर देना चाहता था। वह उन्हें गौरवान्वित करेगा और उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। हाओ यू संप्रदाय, बर्फ और बर्फ पर्वत गांव, मोशो संप्रदाय, डुआन कबीले, हानजू तियान, टेन वुशान, डुआन तियानलेन, डुआन हान, मोकेंगलेन, वेनरेन यान, ये सभी नाम, ये सभी विश्वासघाती लोग, ये सब लिन फैंग की यादों में गहराई से अंकित थे। वह इन्हें कभी नहीं भूलेगा। वह एक दिन आज हुई घटनाओं का बदला जरूर लेगा। लिन फैंग मुड़ा और उस पहले कमरे की ओर चल पड़ा जहां वह पहले गया था। उस कमरे में चपलता तकनीकों और मार्शल कौशल से भरी एक विशाल किताबों की अलमारी थी। इसे अलग अलग खंडों में बांटा गया था। एक खंड चपलता तकनीकों के लिए समर्पित था और दूसरा खंड मार्शल कौशल के लिए। ब्लेड कैडेंस, निम्न डी स्तर की चपलता तकनीक, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध और तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करती है। लिन फैंग ने एक फुर्ती तकनीक देखी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी रास नहीं आई। सबसे अच्छा तरीका था उस फुर्ती तकनीक का इस्तेमाल करते समय ब्लेड स्पिरिट का होना। बेशक लिन फैंग इस समय इतना कमजोर था कि उसके पास आवश्यक ऊर्जा नहीं थी। वह ऐसी फुर्ती तकनीकों को सीख और अभ्यास नहीं कर सकता था। मजबूत होने और जुबानची स्तर को पार करने के बाद ही वह शुद्ध ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएगा, जो अत्यंत शक्तिशाली होगी। लिन फैंग ने किताब को वापस किताबों की अलमारी में रख दिया और मार्शल आर्ट की 2 किताबें निकाली। स्विफ्ट लीव्स, निम्न डीआई स्तर की एक कला। उपयोगकर्ता की हथेली से पत्तियां निकलती हैं। ये पत्तियां मुश्किल से दिखाई देती हैं और बेहद तेज होती हैं। देखने में तो इनमें कोई शक्ति नहीं लगती, लेकिन वास्तव में ये सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवेश कर आंतरिक क्षति पहुंचा सकती हैं। ये पत्तियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और लगभग किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना निकल सकती हैं। ये कौशल किसी महिला साधिका के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। देखने में यह उतना शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी ने इस कौशल को कमाका तो उसकी भयानक मृत्यु हो सकती है। एक महिला आसानी से प्रतिद्वंद्वी के करीब जाकर उसे मार सकती है और किसी को भी हमला होते हुए दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा वह हमला इतना अस्पष्ट था कि विरोधियों के लिए उसे रोकना लगभग असंभव हो गया था। लिन फैंग ने उसे नीचे रख दिया और एक अन्य कौशल को देखने लगा। घातक क्रॉस शैडो, निम्न डीआई स्तर का कौशल, उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी आत्माएं उन्हें अदृश्य होने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, लुप्त होती छाया, गहरी छाया और घातक क्रॉस शैडो। ये तो रक्षक कोन की कला से मिलती जुलती है, लिन फैंग ने सोचा। उसका दिल एक पल के लिए उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षक कोन ने इस कला का केवल पहला भाग ही सीखा था और इसे अन्य कलाओं के साथ मिला लिया था। इसके अलावा यह उसकी छाया आत्मा के लिए एकदम सही कला थी। यह बेहद शक्तिशाली थी। अफसोस की बात है कि प्रोटेक्टर कोन को डार्क शैडो पीएस से पहले अभ्यास करने का मौका नहीं मिला था, वरना वह सचमुच अदृश्य हो सकता था। जहां तक कौशल के अंतिम भाग डेडली क्रॉस शैडो की बात है, ये वास्तव में बेहद शक्तिशाली था, जिससे दुश्मन आपको लगभग पहचान ही नहीं पाता था। मेरी दिव्य आत्मा मुझे एक विशेष आवरणकारी ऊर्जा छोड़ने में सक्षम बनाती है और मायावी दानव मेरे विरोधियों को मतिभ्रम का शिकार बना देता है। मेरी आत्मा के साथ मिलकर वह घातक क्रॉस शैडो एकदम परिपूर्ण होना चाहिए। लिन फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस कौशल के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी चीज स्तर का साधक इसे सीख और अभ्यास कर सकता था, बशर्ते वह कौशल की जटिलता को समझ सके। वह कौशल मात्र एक साधन था, अन्य कौशलों को पूरक करने का एक तरीका। डेडली क्रॉस शैडो का उपयोग करने से व्यक्ति की अन्य क्षमताओं में काफी वृद्धि हो सकती थी। लिन फैंग ने फिर अन्य कौशलों को देखना जारी रखा। उसे कोई ऐसा कौशल नहीं मिला जो उसके लिए उपयुक्त हो। फिर उसने पुस्तक भंडार में रखे सभी कौशलों को ना पत्थर में डाल दिया। लिन फैंग के अलावा रक्षकों ने उस जगह के बारे में किसी और को नहीं बताया था। ये चीजें किताबों की अलमारी में सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन अगर लिन फैंग को कोई समस्या हो जाए तो बेहतर होगा कि ये चीजें उसके पास हो, खासकर आपात स्थिति में। इसके बाद लिन फैंग दूसरे कमरे में गया जहां आध्यात्मिक हथियार रखे थे। उसने उन्हें भी ना पत्थर के अंदर रखना शुरू कर दिया। मंदिर में बहुत सारे पवित्रता के पत्थर थे। लिन फैंग ने उन सभी को ना पत्थर में रख दिया। शुद्धता पत्थरों में स्वर्ग और पृथ्वी के समान शुद्धची ऊर्जा समाहित थी। कोई भी साधक जिसने कम से कम लिंगची स्तर को पार कर लिया हो, इनका उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कर सकता था। यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी। लिन फैंग इन बहुमूल्य वस्तुओं को अपने साथ कैसे नहीं ले जा सकता था। लिन फैंग उस विशाल मंदिर में घूम रहा था। उसने कुछ चक्कर लगाए और देखा कि मंदिर के दोनों सिरों पर स्थित स्तंभों पर पत्थर पर उकेरे गए भयंकर जानवर बिल्कुल एक जैसे थे। उन भयंकर जानवरों के चित्रों को देखकर ही लिन फैंग को एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ। यह ऊर्जा जुबान स्तर के अजगर मछली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन लिन फैंग किसी और ही बात को लेकर चिंतित था। वहां नक्काशीदार जेड पत्थर से बना एक हरे रंग का दरवाजा था जिससे तीव्र ऊर्जा निकल रही थी। लिन फैंग ने उसे धक्का देने की व्यर्थ कोशिश की। चाहे वह कितनी भी ताकत लगा दे, वह टस से मज नहीं हुआ।
इसके अलावा दरवाजा खोलने के लिए कोई छिपा हुआ लीवर या स्विच भी नहीं दिख रहा था। उस दरवाजे का रहस्य क्या है? शायद इस मंदिर को बनवाने वाले ने कुछ सुराग छोड़े हों। अफसोस की बात है कि मैं इसे खोल नहीं सकता। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। रक्षक बेई ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला था। शायद यूनहाई संप्रदाय के किसी भी रक्षक ने पहले कभी ये दरवाजा नहीं खोला था। कोई बात नहीं, अगर मुझे मौका मिला और मैं काफी मजबूत हूं तो मैं वापस आकर फिर से कोशिश करूंगा। अंततः हार मानते हुए लिन फैंग ने ये कुछ शब्द कहे। यूनहाई संप्रदाय के 1000 साल पुराने इतिहास में आज तक किसी ने भी उस जेड के दरवाजे को नहीं खोला था। जाहिर है इसे खोलना बहुत मुश्किल था और इसे खोलने की कोशिश में वहां ज्यादा देर तक रुकना समय की बर्बादी होती। इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण बात थी मजबूत बनना। इतना मजबूत कि वह अपनी रक्षा कर सके और इतना मजबूत कि वह अपने करीबियों की रक्षा कर सके। लिन फैंग ने लिंगची की दूसरी परत को पार कर लिया था, जो उसकी उम्र के हिसाब से बेहद दुर्लभ था, लेकिन अगर उसे कुछ साल ज्यादा साधना कर चुके साधकों का सामना करना पड़ा तो उनकी प्रतिभा चाहे कितनी भी हो वह एक नाजुक स्थिति में फंस जाएगा। उसे मजबूत बनना ही था। वहां पत्थर का बना एक पलंग था जो साधना तकनीकों के अभ्यास के लिए उपयुक्त था। लिन फैंग उस पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान की अवस्था में लीन हो गया। वह शुद्ध पत्थर से शुद्ध ऊर्जा ग्रहण कर रहा था। हालांकि उसने अचानक अपनी आंखें आश्चर्य भरी नजरों से खोली। साधना के मार्ग पर केवल बैठकर ध्यान करना ही अगले चीज स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। साधना के मार्ग पर ज्ञान और आत्मज्ञान भी आवश्यक थे। लिन फैंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने तीसरी लिंगची परत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शुद्ध ची ऊर्जा अवशोषित कर ली है। उस समय इतनी ची ऊर्जा अगली परत में संघनित होने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसने अभी तक तीसरी परत को पार नहीं किया था। वह सही समय पर अगली लिंगची परत तक पहुंच जाएगा। जब पानी आता है तो एक मार्ग बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर में प्रवेश किए हुए एक सप्ताह बीत गया हो। लिन फैंग ने मंदिर में बिताए समय का अनुमान लगाने की कोशिश की। फिर वह तुरंत उठा और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। लिन फैंग की ताकत को देखते हुए उसके लिए उसी रास्ते से लौटना असंभव था जिससे वह आया था। वह उड़ नहीं सकता था। उसके पास ब्लैक विंड माउंटेन की ओर जाने वाले लंबे और संकरे रास्ते से पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिन फैंग को पूरा यकीन था कि यह मार्ग यूनहाई संप्रदाय की पिछली पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था। मंदिर के स्वामी प्राचीन साधकों के लिए इतनी लंबी मार्ग बनाने के लिए चट्टान खोदने में इतना समय लगाना असंभव था जो ब्लैक विंड माउंटेन तक जाता हो। आखिर उन्हें इतना गुप्त मार्ग बनाने की क्या आवश्यकता थी? यूनहाई संप्रदाय के पूर्वजों ने संप्रदाय के सदस्यों के शरण लेने के लिए वह स्थान बनाया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनहाई संप्रदाय को हमले से बचने का मौका ही नहीं मिलेगा और उनका नरसंहार हो जाएगा, जिससे खून की नदी बह निकलेगी। लिन फैंग कुछ देर चलने के बाद गलियारे के अंत में पहुंचा। वहां गलियारा इतना संकरा था कि उसे बाहर निकलने के लिए झुकना पड़ा। बहुत घना अंधेरा था और लिन फैंग ने एक सप्ताह से अधिक समय बाद पहली बार आकाश की ओर देखा। रात हो चुकी थी और पूर्णिमा का चांद आकाश को जगमगा रहा था। हवा ठंडी थी और लिन फैंग को अपने फेफड़ों और गले में ठंडक महसूस हो रही थी। ये स्थान पर्वतों की एक श्रृंखला का शिखर था। हैरानी की बात है, ये रास्ता यहीं जाकर मिलता है। ये बहुत सुरक्षित मार्ग है। लिन फैंग ने रास्ता बनाने वालों के प्रति प्रशंसा से भरकर सोचा। ये जगह ब्लैक विंड माउंटेन का हिस्सा थी और ऐसा लगता था मानो यहाँ कभी कोई इंसान आया ही ना हो। ये जगह मुख्य रूप से खूंखार जानवरों से भरी हुई थी। ब्लैक विंड माउंटेन के उस हिस्से में खूंखार जानवर औसत से कहीं बड़े थे, इसलिए अगर उन्हें रास्ते का प्रवेश द्वार मिल भी जाता तो भी वे अंदर नहीं जा पाते क्योंकि रास्ता बहुत छोटा और संकरा था। खूंखार जानवरों के अलावा अगर इंसानों को उस रास्ते का प्रवेश द्वार मिल भी जाए तो कौन इतनी देर तक उस अंधेरे रास्ते में रेंगता हुआ जाना चाहेगा, ये जाने बिना कि वह रास्ता कहाँ जाता है। गलियारे के प्रवेश द्वार के ऊपर लटकता हुआ एक छोटा सा पत्थर नीचे गिर गया और फर्श पर लुढ़क गया। लिन फैंग उस चट्टान पर बैठा और पूर्णिमा के चांद को घूरने लगा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। लिन फैंग को बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। पुराने दिनों में वह यांगझोउ शहर से यूनहाई संप्रदाय की ओर घोड़े पर सवार होकर झीलों और नदियों सहित विभिन्न प्रकार के भूभागों को पार कर रहा था। तब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनहाई संप्रदाय खून की झीलों और नदियों को जन्म देगा। लिन फैंग उस रक्तपात के बारे में सोच रहा था और अपने दिमाग में उस नरसंहार को बार बार दोहरा रहा था। उसके पास बेहतर भविष्य की आशा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक ठंडी और हवादार शाम थी। लिन फैंग के वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, लेकिन लिन फैंग एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। उस क्षण आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा में विचित्र उतार चढ़ाव आने लगा। वह अचानक लिन फैंग की ओर ऐसे बढ़ने लगी मानो उसकी हड्डियों और मांस को भेदने वाली हो। यह अद्भुत और रहस्यमय दोनों ही था। लिन फैंग अपने सामने घट रही घटनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वह बस उदास चेहरे के साथ चांद को देखता रहा। उस पल लिन फैंग सब कुछ भूल जाना चाहता था। उसने सचमुच बहुत कुछ खो दिया था। हाँ, लिन फैंग उस चट्टान पर कुछ देर बैठा ही था कि अचानक कुछ बेहद अजीब घटना घटी। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसके हाथों के चारों ओर दूधिया शुद्ध ऊर्जा तैर रही थी। ये लिन फैंग द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी ऊर्जा से कहीं अधिक सघन थी। मैंने तीसरी लिंगची परत को पार कर लिया। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस चट्टान पर थोड़ी देर बैठने से वह लिंगची की अगली परत तक पहुंच जाएगा। उसने इस घटना का श्रेय अपनी पिछली ध्यान साधना को दिया, लेकिन मुख्यतः अपने भाग्य को। तीसरी लिंगची परत। इसके साथ साथ मेरे पास मौजूद सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगर अब मेरा सामना दुवान हान से होता है तो मैं निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम होऊंगा। जब लिन फैंग को हान मान की याद आई तो उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आ गई। दुवान हान और उसके पिता को मरना ही था। यूनहाई संप्रदाय का सफाया करने के लिए उन्होंने उसके सबसे करीबी दोस्तों को मार डाला था। किसकी हिम्मत है? लिन फैंग ने बेहद जोर से चिल्लाते हुए कहा। वह पीछे मुड़ा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
उसी क्षण उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, लेकिन लिन फैंग को लगा कि यह एक मतिभ्रम था। वह एक बेहद खूबसूरत आकृति थी। चंद्रमा की रोशनी उस मनमोहक आकृति पर पड़ रही थी, जिससे लिन फैंग को उसके कुछ शारीरिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वाह, क्या खूबसूरती है! लिन फैंग को ऐसा लग रहा था मानो वह सपना देख रहा हो। उसने पतले सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उसे देखने वाला हर कोई उसे गले लगाना और उसकी रक्षा करना चाहेगा, लेकिन निश्चित रूप से मोहित नहीं होगा। वाह, क्या खूबी है! लिन फैंग अचंभित रह गया। भले ही वह दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छाशक्ति से भरा हुआ था, लेकिन इस युवती को देखकर वह इस दुनिया की महिलाओं की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। वे सभी इतनी सुंदर और कोमल लग रही थीं, पिछली दुनिया की तुलना में कहीं अधिक। उनमें से कई तो देवियों जैसी दिख रही थीं। लियू फी बेहद खूबसूरत और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। लिन फैंग को यह एहसास हो गया था कि इस दुनिया की सुंदरता एक अलग ही स्तर की है। लिन फैंग के सामने खड़ी लड़की किसी भ्रम जैसी लग रही थी। वह सचमुच एक पेंटिंग जैसी दिख रही थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उस बेहद खूबसूरत लड़की ने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज गूंज उठी, मानो वह भ्रम टूट गया हो। वह कोई भ्रम नहीं थी, बल्कि इतनी खूबसूरत थी कि देखने में अवास्तविक लग रही थी। मेरा नाम लिन फैंग है। आप इस जगह तक कैसे पहुंचे? लिन फैंग उस युवती को देखकर बेहद हैरान और अचंभित था। रात के समय ब्लैक विंड माउंटेन के एक सुनसान कोने में अचानक एक खूबसूरत लड़की कहीं से प्रकट हो गई थी। लिन फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। लिन फैंग उस लड़की को बेहतर ढंग से देखने के लिए उसकी ओर बढ़ा और जैसा कि उम्मीद थी, वह लड़की कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि वह बेहद मजबूत दिख रही थी। लिन फैंग, उद्धरण चिन्ह। लड़की ने धीरे से लिन फैंग का नाम फिर से लिया और फिर तुरंत बोली, मैं हमेशा से यही रहती आई हूँ। अचानक तुम यहाँ आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी नहीं पता कि मुझे ये जगह कैसे मिली। लिन फैंग ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, लेकिन इस बात की संभावना कम ही थी कि वह उस पर विश्वास करेगी। अगर ऐसा है तो कृपया चले जाए, लड़की ने ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। पर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ से कैसे निकलूं, लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसे केवल गलियारे का प्रवेश द्वार पता था, पर उसे यह नहीं पता था कि वह इस समय कहाँ है और यहाँ से कहाँ जाना है। उसे ठीक नहीं पता था कि वह कहाँ है। क्या हम ब्लैक विंड माउंटेन में हैं? लिन फैंग ने पूछा। लड़की लिन फैंग को घूर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि यह ब्लैक विंड माउंटेन है या नहीं। वास्तव में ये ब्लैक विंड माउंटेन का भीतरी इलाका है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग अचंभित रह गया। क्या यह ब्लैक विंड माउंटेन का भीतरी इलाका था? संरक्षक बेई शायद इससे पहले कभी यहाँ नहीं आए होंगे। लिन फैंग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। ब्लैक विंड माउंटेन के बाहरी इलाके में शक्तिशाली और खूंखार जानवर थे, लेकिन ब्लैक विंड माउंटेन के अंदर उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली और खूंखार जानवर थे जो लगातार उत्पात मचा रहे थे। अगर लिन फैंग को यहाँ से निकलना था तो यह आसान नहीं होने वाला था। यदि रक्षक बेई को यह बात पहले से पता होती तो शायद वह लिन फैंग को मंदिर में कभी अकेला नहीं छोड़ते और उन्हें कभी भी वह मार्ग नहीं दिखाते। आपने अभी कहा कि आप हमेशा से यहीं रहते आए हैं। लिन फैंग को अभी अभी समझ आया कि लड़की ने क्या कहा था। वह दंग रह गया। क्या ब्लैक विंड माउंटेन में भी लोग रहते हैं? जी हाँ, मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ यहीं रह रही हूँ। लड़की आत्मविश्वास से अपना सिर हिला रही थी। क्या तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकले? लिन फैंग ने पूछा। कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। लिन फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन वह सोच रहा था कि इतनी सुंदर और नाजुक स्त्री का घर से बाहर न निकलना ही बेहतर है। वह इतनी खूबसूरत थी कि जहां भी जाती मुसीबत खड़ी कर देती। वह इतनी आकर्षक थी कि शायद देश का पतन भी कर देती। शायद उसकी माँ भी उतनी ही सुंदर है जितनी वह खुद है और इसीलिए उन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता था, लिन फैंग ने सोचा। फिर उसने उससे पूछा, क्या इस इलाके में कोई खूंखार जानवर नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, लड़की ने अपना कोमल सिर हिलाते हुए कहा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपना पूरा जीवन यहीं बिता सकती है। अगर उस इलाके में खूंखार जानवर न होते तो यह इतना खतरनाक नहीं होता। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? लड़की ने अचानक लिन फैंग से पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। बेशक, मैं कल सुबह रवाना होना चाहता हूँ, लिन फैंग ने कहा। मैं आपको यहाँ से निकलने में मदद करूंगा और मैं आपके साथ आऊंगा। लड़की ने दोबारा अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार लिन फैंग को एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्या वह लिन फैंग को इस जगह से खुद ही बाहर ले जाएगी? ब्लैक विंड माउंटेन में कई खतरनाक और खूंखार जानवर थे। वह लड़की देखने में कमजोर तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी उम्र भी लिन फैंग जितनी ही लग रही थी, जिसका मतलब था कि वह इतनी ताकतवर नहीं हो सकती थी। फिर भी वह ब्लैक विंड माउंटेन को इतनी आसानी से कैसे पार कर गई? लिन फैंग की आत्मा में काल्पनिक दानव की गंध थी, जिससे ब्लैक विंड माउंटेन में उसके लिए चीजें आसान हो गईं। वह खुद को किसी खूंखार जानवर के रूप में भेस बदलकर पहाड़ पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? लड़की ने ऐसे पूछा मानो वह लिन फैंग के मन की बात पढ़ सकती हो। बिल्कुल नहीं, ब्लैक विंड माउंटेन बेहद खतरनाक है। क्या आपको लगता है कि यह आसान है? इसके अलावा आपने कहा था कि आप पहले कभी यहाँ से बाहर नहीं गए हैं। भले ही मैंने कभी यह जगह नहीं छोड़ी, फिर भी मैं ब्लैक विंड माउंटेन को किसी और से बेहतर जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि खूंखार जानवरों से बचने के लिए कहाँ जाना है। मेरे लिए यहाँ आना जाना बहुत आसान है, लड़की ने उदासीन स्वर में कहा और लिन फैंग की ओर भावहीन निगाहों से देखा। क्या वह सबसे बेहतर थी? क्या उसे खूंखार जानवरों से बचने का तरीका पता था? लिन फैंग स्तब्ध रह गया। वह उस खूबसूरत युवती को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था।
अगर वह सचमुच पहाड़ पर चलते समय लड़ाई से बच सकती है तो यह वाकई सुरक्षित होगा। क्या आप मुझे यहाँ से निकलने में मदद करेंगे? लिन फैंग ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं गई, लेकिन मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। अगर मैं ब्लैक विंड माउंटेन से बाहर निकल पाई तो मुझे आपकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, उस युवती ने बड़ी ईमानदारी से कहा। अच्छा, तुम्हारी माँ, वह बाहर गई है। मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कब वापस आएगी। उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन फैंग थोड़ा असमंजस में था, लेकिन इन सभी अत्यंत शक्तिशाली जंगली जानवरों के साथ अकेले ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में रहना बहुत मुश्किल होगा। लिन फैंग ने सिर हिलाकर पूछा, तो फिर हमें कब निकलना चाहिए? अभी, उस युवती ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं यूनहाई संप्रदाय जाना चाहता हूँ। क्या आप इसे जानते हैं? लिन फैंग ने उठते हुए कहा। मुझे पता है, मुझे ब्लैक विंड माउंटेन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अगर मैं ब्लैक विंड माउंटेन छोड़ दूं तो मैं खो जाऊंगा। उस युवती ने ईमानदारी से जवाब दिया, जिससे पता चलता है कि वह बेहद भोली थी। पेड़ों की चोटियां अभी भी सुबह की धुंध से ढकी हुई थीं। कुछ लोग पहाड़ी की तलहटी में स्थित यूनहाई संप्रदाय के क्षेत्र में जाने वाले द्वार से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग यूनहाई संप्रदाय की ओर जा रहे थे। संप्रदाय से दूर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। उसी क्षण एक युवक और एक युवती यूनहाई संप्रदाय की ओर चल रहे थे। वे उस पर्वत की ओर देख रहे थे जहां यूनहाई संप्रदाय स्थित था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। लड़की, ये यूनहाई संप्रदाय है। दुवान तियान लांग सचमुच एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति है। उसने एक ही दिन में यूनहाई संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसीलिए ज़ुयुए देश में हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। भविष्य में कोई भी उसे या उसके परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि दुवान रेन शहर में उसका एक दुश्मन है। उसके दुश्मन के पास एक दिव्य तीर आत्मा है। जब उसने यूनहाई संप्रदाय के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उसे खून की खांसी आने लगी। ऐसा लगता है कि वह गंभीर रूप से बीमार है। जब आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने उस युवती को ये बातें बताई तो दोनों दिल खोलकर हंस पड़े। इसके अलावा अब जब यूनहाई संप्रदाय गायब हो गया है तो हमारा किंगी संप्रदाय तेजी से फैल गया है। आसपास के इलाके में कोई भी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर देश के बड़े संप्रदाय हम पर हमला नहीं करते हैं तो ये पूरा इलाका हमारा है। उस युवती ने हंसते हुए कहा, हर दिन अलग होता है। यूनहाई संप्रदाय कभी अत्यंत शक्तिशाली हुआ करता था, अब वह धूल के समान है। समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। संप्रदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि अब बहुत से लोग तुमसे डरते हैं। मुख्य शिष्य शायद तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कुलीन शिष्य किसी काम के नहीं है। इसके अलावा तुम केवल 17 वर्ष के हो और अभी से इतने शक्तिशाली हो गए हो। तुम एक प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा भविष्य अनंत अवसरों से भरा है। हाँ, हमारा किंगी संप्रदाय अब कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसकी तुलना अतीत के यूनहाई संप्रदाय से नहीं की जा सकती। हमारे पास इतने प्रतिभाशाली साधक हैं। उनके पास तो बस कुछ ही अच्छे कौशल और तकनीकें थी, बस इतना ही। यूनहाई संप्रदाय तो निकम्मे साधकों का समूह था। अगर हम अपने कौशल और तकनीकों को लगातार सुधारते रहे तो हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। जब आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने युवती को अपनी प्रशंसा करते सुना तो उसे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ और वह घमंड से हंस पड़ा। क्या ऐसा है? उसी क्षण पीछे से एक आवाज आई। लड़की और लड़का मुड़े और उन्होंने दो लोगों को देखा, लेकिन उस लड़के और लड़की ने उनमें से किसी की तरफ देखा तक नहीं। वे सीधे सफेद वस्त्र पहने उस युवती को घूर रहे थे। वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए थे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो संसार में उसकी सुंदरता के सिवा कुछ और हो ही नहीं। वे केवल सफेद वस्त्र पहने उस सुंदर कन्या को ही देख पाते थे। उसने संसार के सभी भौतिक आकर्षणों को पूरी तरह महत्वहीन बना दिया था। हर कोई बस उसे ही तृप्त देखना चाहता था। वह संसार के किसी अन्य व्यक्ति जैसी नहीं थी। आलीशान कपड़े पहने लड़का और उसका साथी शिष्य उस खूबसूरत लड़की को घूर रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी आत्मा को देख रहे हों। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आश्चर्यजनक रूप से इतने खूबसूरत हो सकते हैं। लिन फैन के बगल में खड़ी लड़की ने जब देखा कि ये लोग उसे घूर रहे हैं तो वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। लड़की ने लिन फैन से किए वादे को पूरी तरह निभाया था। वे ब्लैक विंड माउंटेन से निकल चुके थे और लिन फैन को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि रास्ते में उन्हें कोई खूंखार जानवर नहीं मिला। वे लड़ाई से पूरी तरह बच गए थे। लिन फैन को अब लगने लगा था कि ब्लैक विंड माउंटेन असल में उतना भयानक नहीं था जितना अफवाहों में बताया जाता था। वहां कुछ ऐसे रास्ते थे जो बेहद सुरक्षित थे, बस इन रास्तों के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बेशक यूनहाई संप्रदाय एक घटिया संप्रदाय है, वरना उनका इतनी आसानी से सफाया कैसे हो सकता था, उस घमंडी युवक ने कहा। उस युवक के साथ मौजूद लड़की दूसरी लड़की को घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे असहज महसूस हो रहा था क्योंकि वह दूसरी लड़की उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था और वह खुद को बेहद खूबसूरत मानती थी, लेकिन उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उस दूसरी खूबसूरत लड़की के सामने उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वह लड़की उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। जब यूनहाई संप्रदाय एक घटिया संप्रदाय है तो किंगी संप्रदाय के शिष्य यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों के पास जाने से इतना क्यों डरते हैं? आप सब अब भी संप्रदाय से कुछ 100 मीटर की दूरी क्यों बनाए रखते हैं? आप सब यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों को इतनी श्रद्धा और सम्मान से क्यों देखते हैं? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ यह कहा। किंगी संप्रदाय एक अत्यंत छोटा संप्रदाय था। यूनहाई संप्रदाय के विनाश के कारण वे अचानक उसकी आलोचना करने की हिम्मत कर बैठे। ऐसा लगता है जैसे वे भूल गए हों कि वे कभी यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों के सामने सिर झुकाते थे। वे सचमुच बेशर्म लोगों का समूह थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि यूनहाई संप्रदाय के पास अनेकों महान कौशल और तकनीकें हैं, बस इतना ही। मुझे खुशी है कि वे सब मर गए।
इसके अलावा हमें अपने संप्रदाय पर गर्व है। हमने कभी यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों के सामने सिर नहीं झुकाया। वे तो बस निकम्मे हैं। वह अभिमानी युवा शिष्य अचानक संभल गया और लड़की को घूरना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अचानक बेहद द्वेष दिखाई देने लगा। लिन फैंग के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो किसी देवी जैसी दिखती थी। भला भला उससे ईर्ष्या क्यों न हो। इतनी खूबसूरत लड़की को तो छोटे से किंगी संप्रदाय के मुखिया को पत्नी के रूप में दिया जाना चाहिए था। अचानक उस युवा अभिमानी शिष्य ने रुककर लिन फैंग को हत्या के इरादे से भरी आंखों से देखना शुरू कर दिया। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसका दिल जम गया। वह युवक अचानक लिन फैंग को ऐसे देख रहा था मानो उसे जान से मार देना चाहता हो। कमजोर लोग बलवानों का शिकार होते हैं। जंगल का कानून ही इस दुनिया का कानून था। अगर किसी को किसी दूसरे को मारना होता तो वह बिना किसी दया के बिना संकोच किए ऐसा कर देता। अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो किंग यी संप्रदाय के शिष्य यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, क्या ये सही है? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल, यूनहाई संप्रदाय के निकम्मे लोग भला किंग यी संप्रदाय के महान शिष्यों से अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं? वह युवक और भी आक्रामक होता जा रहा था। वह लिन फैंग के साथ आई खूबसूरत लड़की को अपने आत्मविश्वास और ताकत से प्रभावित करना चाहता था। मैंने एक दिन यूनहाई संप्रदाय के एक कुलीन शिष्य को चुनौती दी थी और मैं हार गया था। लेकिन आपकी बातों से तो लगता है कि आप उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। चलिए एक बार देखते हैं। लिन फैंग के होठों के कोने पर एक भोली सी मुस्कान थी जिससे वह मासूम और कमजोर दिख रहा था। यूनहाई संप्रदाय के कुलीन शिष्य तो बिल्कुल बेकार हैं। उनकी तुलना मुझसे नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि तुम उत्सुक हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक शक्तिशाली साधक कैसा होता है और उसकी तुलना में तुम कितने कमजोर हो। उस युवक ने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग उसे चुनौती देने की पहल करेगा। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लिन फैंग की मृत्यु इतनी दयनीय तरीके से होने वाली थी। वैसे भी तुम्हारे जैसे निकम्मे को इतनी खूबसूरत लड़की की क्या जरूरत है? तुम्हारे मरने के बाद वो मेरे पास रहेगी और मैं उसकी देखभाल करूंगी। ये कहते हुए आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने एक लंबी तलवार निकाली और उसे हवा में लहराया। उसने अपनी तलवार शक्ति का प्रयोग किया और बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ लिन फैंग की ओर बढ़ने लगा। दूसरी लिंगची परत, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे? ये तो आश्चर्यजनक है, लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। लिन फैंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक उसकी हथेली से एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकली और वातावरण में फैल गई। इस ऊर्जा के दबाव से वह युवक लगभग तुरंत ही गिर पड़ा। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारा तलवार का इस्तेमाल करना ही सभी तलवारों का अपमान है, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिन फैंग द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा के दबाव से वह युवक पहले ही जम चुका था। उसके गले पर खून की एक पतली सी लकीर दिखाई दी और बेहद भयभीत आंखों से वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके साथ चल रही लड़की भी बेहद डरी हुई लग रही थी। उसके साथी शिष्य की हत्या कैसे हुई थी? कितनी ताकतवर, कितनी शक्तिशाली! लिन फैंग और उसकी साथी शिष्य के बीच बहुत बड़ा अंतर था। जब लड़की ने देखा कि लिन फैंग उसे घूर रहा है तो वह डर से कांपने लगी। मुझे किंग यी संप्रदाय के निकम्मों को मारने के लिए एक भी कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लिन फैंग के ठंडे भावों ने उसे दुष्ट और खूंखार जानवर जैसा बना दिया था। मुझे यूनहाई संप्रदाय में आने का अपना उद्देश्य बताएं। यूनहाई संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया। हम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और कुछ अच्छे कौशल और तकनीकें खोजने आए हैं। हम अकेले नहीं हैं, कई अन्य लोग भी इसी उद्देश्य से यहाँ आना चाहते हैं। वह युवक अभी मरा नहीं था और उसने जल्दबाजी में लिन फैंग को जवाब दिया। यूनहाई संप्रदाय का सफाया करने वालों का क्या हुआ? क्या उन्होंने पहले ही सब कुछ नहीं चुरा लिया? यूनहाई संप्रदाय का सफाया करने वाले लोग युद्ध के बाद 3 दिन तक यहीं रुके रहे। उन्होंने लगभग सब कुछ चुरा लिया, लेकिन शायद उन्होंने कुछ ऐसे कौशल और तकनीकें नहीं चुराई जो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती थी। इसके अलावा लिन फैंग से अभी अभी पराजित हुआ लड़का शर्मिंदा दिख रहा था। उसे अपमानित किया जा रहा था। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा तूफानी घाटी में कई लाशें पड़ी हैं। शायद वे कुछ ऐसी चीजें ले जा रहे थे जिन्हें हम उनकी मृत्यु के बाद नहीं ले जा सके। ... लिन फैंग गुस्से से सिर से पैर तक कांप रहा था। ये दरिंदे उसके साथी शिष्यों और बड़ों के शवों का अपमान करना चाहते थे। एक अत्यंत शक्तिशाली और तीक्ष्ण तलवार की ऊर्जा ने वातावरण में प्रवेश किया। वह युवक अचानक फिर से बेहद पीला पड़ गया। उस तलवार की शक्ति कितनी जबरदस्त थी! लिन फैंग कितना ताकतवर था! अपनी ही खेती को बर्बाद करो और फिर दफा हो जाओ। लिन फैंग का लहजा बेहद निर्मम था। वह पहले तो इन लोगों को छोड़ देने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि वे यूनहाई संप्रदाय के मृतकों की चीजें चुराना चाहते हैं तो उसके मन में दया की भावना नहीं रही। ये दोनों शिष्य भय से कांप रहे थे। मैं तुम्हें अब से 3 सांसें लेने दूंगा। अगर तुम अपनी साधना को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो तुम चौथी सांस नहीं ले पाओगे। लिन फैंग ने आदेशात्मक लहजे में कहा था कि वह उन्हें मार डालेगा। अगर मैं अपनी साधना को ही बाधित कर दूं तो क्या यह मरने के समान नहीं है? ठीक है, अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं। लिन फैंग ने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार ऊर्जा छोड़ी जिसने उन पर इतना दबाव डाला कि वे महसूस कर सकते थे कि दबाव उन्हें कुचल देगा। दोनों युवा शिष्य स्तब्ध रह गए। ठीक है, मैं अपनी साधना को ही नष्ट कर दूंगा, दोनों युवकों ने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने हाथ उठाकर अपने दांतियान में वार किया। वे इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी नहीं हो सके और असहाय होकर जमीन पर गिर पड़े। मेन किंग, चलो चलते हैं, लिन फैंग ने यह बात अपने साथ आई लड़की से कही। लिन फैंग ने उस लड़की को नाम ढूंढने में मदद की थी क्योंकि उसने बताया था कि उसका कोई नाम नहीं है। लिन फैंग के मन में बस यही एक नाम आया था क्योंकि मेन का अर्थ है सपना और किन का अर्थ है प्रेमिका, और कोई भी पुरुष उस लड़की को प्रेमिका के रूप में पाने का सपना देखेगा। यही एक नाम था जो लिन फैंग को सूझा और जो उस लड़की के लिए उपयुक्त था।
बेशक उस लड़की को नहीं पता था कि लिन फैंग ने उसका ये नाम क्यों रखा था। दरअसल बाहरी दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी। तुम उन्हें मार क्यों नहीं देते? मेन किंग ने अचानक लिन फैंग से वह सवाल पूछ लिया जिससे लिन फैंग चौंक गया। वह उसे खाली निगाहों से घूर रहा था। जब मैं उनकी आंखों को देखता हूं तो मुझे उल्टी आने जैसा महसूस होता है। मेन किंग ने अपने ही सवाल का जवाब दे दिया था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे दूसरों से बात करने की आदत नहीं थी। जब तुम मेरी आंखों में देखते हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है? मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूं। लिन फैंग अचंभित रह गया। मेन किंग के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसे अचानक कोई शानदार विचार आया हो और वह आगे दौड़ पड़ी। मेन किंग लिन फैंग की भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन लिन फैंग को वह प्यारी और आकर्षक लगी। उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट भर गई। लिन फैंग मेन किंग को निहार रहा था। वह उसकी सुंदरता का मुग्ध था। वह बेहद कोमल और प्यारी लग रही थी। उसमें घृणास्पदता का कोई नामो निशान नहीं था। उसके विचार भी शुद्ध और भोले थे। लिन फैंग को उसके करीब आना आसान लगा। जीवन और मृत्यु का अखाड़ा, तूफानी घाटी, यूनहाई संप्रदाय। तूफानी घाटी से खून की एक लाल नदी बह रही थी। 7 दिन बीत जाने के बावजूद खून की नदी अभी भी बह रही थी। जमीन पर लाशों का अंबार लगा हुआ था। ठंड के कारण लाशों का सड़ना अभी शुरू नहीं हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि कई लोग लाशों के आसपास घूम रहे थे और उन्हें खून देखकर जरा भी घृणा नहीं हो रही थी। वे अपने सामने के दृश्य से विचलित नहीं लग रहे थे, बल्कि इसके विपरीत वे बेहद खुश दिख रहे थे। इन सभी लोगों की आंखों में लालच भरा हुआ था। यूनहाई संप्रदाय एक महान संप्रदाय कहलाने का हकदार था। भले ही ये शव केवल संप्रदाय के शिष्यों के ही क्यों न हो, फिर भी इनमें बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। एक पुरुष साधक एक शव के पास घुटनों के बल बैठा था और उसने उससे एक उच्च गुणवत्ता वाली पीले स्तर की कौशल वस्तु उठाई। फिर उसने ध्यान से अपने चारों ओर देखा, मानो उसे डर हो कि कहीं कोई उसे देख न ले, इससे पहले कि वह उसे उठा ले। वह अकेला नहीं था, उसके जैसे कई और लोग भी घाटी में लाशों से चीजें चुरा रहे थे। वे सभी छोटे संप्रदायों के शिष्य थे। जब उन्होंने सुना कि यूनहाई संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो वे यहाँ ये देखने के लिए दौड़े आए थे कि क्या उन्हें भाग्य से लाशों में छिपा कोई खजाना मिल पाएगा। उस समय तूफानी घाटी के शीर्ष पर 2 परछाइयां खड़ी थीं और वे स्वयं को घाटी में फेंकने ही वाली थी। उनमें से एक बेहद खूबसूरत लग रही थी। दूसरी ने कांस्य रंग का मुखौटा पहन रखा था। इस मुखौटे में ऊर्जा चीख बढ़ाने की क्षमता थी। ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिन फैंग और मेन किंग थे। लिन फैंग बहुत प्रसिद्ध था। देश के सभी बड़े संप्रदाय उसे मारना चाहते थे। जाहिर है उसे सावधान रहना था, इसीलिए उसने मंदिर के अंदर से वह मुखौटा लिया था। जब मेन किंग ने चारों ओर खून देखा और लाशों से आती दुर्गंध को महसूस किया तो उसे चक्कर आने लगे। उस दृश्य को देखकर उसे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। हम यहाँ क्यों आए? मेन किंग ने लिन फैंग की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन उसने देखा कि लिन फैंग बिल्कुल स्थिर था। उसके शरीर के चारों ओर एक अत्यंत ठंडी आभा फैली हुई थी। ये जानवर मृतकों को भी शांति से आराम नहीं करने दे रहे हैं। लिन फैंग ने एक व्यक्ति को एक शव की तलाशी लेते देखा और जब उसने तलाशी पूरी कर ली तो उसने शव को लात मारी, जिससे शव लुढ़ककर दूर चला गया। लिन फैंग को इन साधकों की हरकतों से घोर घृणा हुई। लिन फैंग के व्यक्तित्व में आए बदलाव को देखकर मेन किंग चुप हो गई। वह लिन फैंग को परेशान नहीं करना चाहती थी। लिन फैंग ने पक्षी की तरह अपने पंख फैलाते हुए अपनी बाहें फैलाईं और खाई में कूद गया। तूफानी घाटी में यूनहाई संप्रदाय के सदस्यों के शवों को लूट रहे साधकों को एक बुरी आशंका का आभास हुआ। कुछ होने वाला था। वे सब इधर उधर देखने लगे और फिर लिन फैंग को देखा जो घाटी में कूद रहा था। देखो, कोई फिर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद सभी ने लिन फैंग की ओर देखना बंद कर दिया और अपने अपने काम में लग गए। आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लें, लेकिन एक दूसरे को परेशान न करें। जिस साधक ने अभी अभी एक लाश को लात मारकर दूर फेंका था, उसने अपने बगल में उतरे लिन फैंग से कहा। उसके बोलने का तरीका उदासीन था। किसी ने जवाब नहीं दिया। लिन फैंग के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा निकली, जिसने लिन फैंग से बात कर रहे साधक को स्तब्ध कर दिया। वह भय से सिर से पैर तक कांपने लगा। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ सामान साझा करने से इनकार कर रहे हो? जब उस व्यक्ति ने लिन फैंग द्वारा उत्सर्जित चीख ऊर्जा को महसूस किया तो उसने बहुत जोर से चिल्लाकर आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। जाहिर है जब भीड़ ने सुना कि कोई आया है और वह सारी चीजें खुद के लिए चाहता है, तो वे सभी मुड़कर गुस्से भरे भावों से लिन फैंग को घूरने लगे। लेकिन उन्हें केवल तलवार की चमक दिखाई दी। वह एक तेज और चमकदार रोशनी थी, लेकिन देखने में घातक लग रही थी। वह चमक पलक झपकते ही प्रकट हुई और गायब हो गई। फिर जोर से बोलने वाले उस साधक का लिन फैंग ने तुरंत सिर काट दिया। लिन फैंग ने एक शब्द भी नहीं बोला। यह देखकर सबकी आंखों में आक्रोश भर आया। क्या इसलिए कि वह एक अत्यंत शक्तिशाली साधक था? वह व्यक्ति यहाँ के सारे खजाने खुद ही लेना चाहता था। महामहिम, आप सभी यहाँ एक ही उद्देश्य से आए हैं। क्रूर और निर्दयी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा इससे आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने सामान्य शालीन स्वभाव के बजाय असभ्य प्रतीत होंगे। लिन फैंग से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक साधक ने ठंडे स्वर में कहा। लिन फैंग मुड़ा। नकाब के अंदर छिपी उसकी आंखें बेहद क्रूर लग रही थीं। अब उसे किसी पर दया दिखाने का मन नहीं था। लिन फैंग की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और उतनी ही तेजी से उस व्यक्ति के सामने प्रकट हो गई जिसने अभी अभी उससे बात की थी। फिर उसने अपनी घातक तलवार सक्रिय कर ली। क्रूर, निर्दयी, असभ्य, ये नीच कृषक लाशों से तरह तरह के खजाने चुरा रहा था और अचानक क्रूरता, दया और बदतमीजी की बातें करने लगा। लिन फैंग की तलवार फिर से चमकने लगी। दूसरे आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। शक्ति का ऐसा प्रदर्शन देखकर वह भयभीत हो गया था।
हैरानी की बात है कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें यहाँ लाशों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको उनमें से एक बनने में मदद करूंगा। इस पूरी घटना के दौरान लिन फैंग ने पहली बार कुछ बोला था। उसकी आवाज में निर्मम और जानलेवा इरादे झलक रहे थे। उसके चेहरे पर लगे नकाब ने लोगों को उससे और भी ज्यादा डरा दिया था। लिन फैंग ने एक कदम बढ़ाया और एक ही बार में उसने एक और सिर को जमीन पर गिरा दिया। ये स्पष्ट था कि लिन फैंग मजाक नहीं कर रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी कारण के इन साथी साधकों की हत्या कर रहा था। वह आखिर कर क्या रहा है? क्या उसका इरादा स्टॉर्मी गॉज के अंदर सभी को मार डालने का हो सकता है? जब भीड़ ने देखा कि एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वे सभी भयभीत हो गए। रुको, तुम कौन हो? लिन फैंग को अपने पास से गुजरते देख एक साधक ने कहा। मैं ही तुम्हारी आत्मा ले लूंगा। लिन फैंग की तलवार फिर से चमकने लगी और जैसे ही उसका अंतिम शब्द सुनाई दिया, एक चकाचौंध भरी रोशनी हवा में फैल गई। साधक सदमे से देखते रह गए जब एक और बिना सिर का शरीर जमीन पर जा गिरा। घाटी में लाशों से लूटपाट कर रहे सभी लोग अचानक रुक गए और पीतल का मुखौटा पहने उस विचित्र साधक को घूरने लगे। हर कदम पर किसी दूसरे साधक का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता। उस समय तक लिन फैंग 1 दर्जन से अधिक कब्र लुटेरों को मार चुका था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे लिन फैंग इतना क्रोधित हो गया था। यह अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो वह हमें भी मार डालेगा। कुछ किसानों को यह समझ आ गया था कि स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। जब उस व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की तो उसके आसपास मौजूद सभी लोग सहमति में सिर हिला रहे थे। आइए हम सब मिलकर एक समूह के रूप में उसका मुकाबला करें। हमें उसे हमला करने का एक भी मौका नहीं देना चाहिए। पूरी भीड़ एक समूह के रूप में लिन फैंग की ओर बढ़ने लगी और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसकी तलवार बेहद शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति का सिर काट देगा। लिन फैंग अभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों के सिर काट रहा था, तभी उसने देखा कि भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है। इन लोगों ने लिन फैंग के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया और वह ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। उससे डरो मत, वह हम इतने लोगों का सामना नहीं कर सकता। भले ही वह काफी ताकतवर हो, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ हराना उसके लिए नामुमकिन है। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्हें लिन फैंग की ऊर्जा का बेहतर एहसास होने लगा। कई साधकों ने दूसरों को आश्वस्त करने की कोशिश की, हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये शब्द उन्होंने दूसरों से पहले खुद को आश्वस्त करने के लिए कहे थे। लिन फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ते समूह की ओर चलने लगा। तलवार की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे भीड़ में मौजूद साधकों का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मुझे यहाँ के किसी भी खजाने की जरूरत नहीं है। अंत में भीड़ के बीच में मौजूद एक साधक ने लिन फैंग द्वारा उत्सर्जित प्रबल ऊर्जा को महसूस करते हुए हार मान ली। फिर वह मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। उसे यह आभास हुआ कि इतने सारे लोग भी लिन फैंग को पराजित नहीं कर सकते। घातक तलवार। लिन फैंग ने कुछ कदम आगे बढ़कर अपनी लंबी तलवार लहराई। उसी क्षण एक घातक तलवार ऊर्जा वातावरण में फैल गई और एक तूफानी हवा का रूप ले लिया, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। पफ पफ पफ। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में मौजूद लोग हौंफ रहे थे। जैसे जैसे वे लिन फैंग के करीब पहुंच रहे थे, उनका डर बढ़ता जा रहा था। वे लगभग रुक चुके थे और दहशत भरी निगाहों से लिन फैंग को देख रहे थे। इस समय समूह में मौजूद प्रत्येक साधक ने अपनी छाती पर नीचे देखा और उन्हें एक छोटा सा छेद दिखाई दिया जो छेदा गया था। क्यों? वे सब एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। मरते हुए भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिन फैंग इतना शक्तिशाली था, फिर भी वह उन पर हमला क्यों कर रहा था? क्योंकि तुम सब मौत के लायक हो। लिन फैंग ने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी और पीछे मुड़कर क्षितिज की ओर देखा। वहां कोई नहीं बचा था। बचे हुए आखिरी कब्र लुटेरे भाग रहे थे। लिन फैंग अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। कुछ क्षण पहले चाहे 1 दर्जन साधक होते या 100, कोई भी उसकी तलवार से बच नहीं पाता। एकमात्र उपाय था भाग जाना। ये कितना क्रूर व्यवहार है। अचानक तूफानी घाटी के शिखर पर एक तेज आवाज सुनाई दी। 3 साधक घाटी में कूद रहे थे। तुम कौन हो? तीनों के समूह के नेता प्रतीत होने वाले व्यक्ति ने पूछा। वह एक आकर्षक युवक था जो अभिमानी प्रतीत होता था। चेन जिंग एक विशिष्ट शिष्य था, लेकिन उसका नाम रैंकिंग सूची में नहीं था। उसे दुआन तियान लैन के हाथों मारे जाने का बहुत डर था। सौभाग्य से वेन रेन यान उसकी रक्षा के लिए वहां मौजूद था। दुआन तियान लैन द्वारा परीक्षा लिए जाने के बाद उसे एक प्रतिभाशाली साधक के रूप में मान्यता दी गई थी और उसे यूनहाई संप्रदाय की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। वेन रेन यान अत्यंत शक्तिशाली था और दुआन तियान लांग उसे बहुत महत्व देता था। इसलिए दुआन तियान लांग ने वेन रेन यान को शाही शहर में शिव युए के पवित्र प्रांगण में शामिल होने के लिए भेजा था। उस समय वेन रेन यान शाही शहर में था और सभी उसका सम्मान करते थे। कई लोग तो उसकी पूजा भी करने लगे थे। जब वेन रेन यान जुयू के पवित्र प्रांगण से बाहर निकला तो वह देश में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। चेन जिंग वेन रेन यान को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सका और उसका विश्वास जीतना चाहता था। वेन रेन यान बेहद ताकतवर और प्रतिभाशाली था। चूंकि दुआन तियान लैंग ने भी उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया था, इसलिए वेन रेन यान का भाग्य असाधारण ही होना तय था। खैर, लिन फैंग की शक्ति तो वेन रेन यान से भी कहीं अधिक भयानक है। अगर वह दुआन तियान लैंग के साथ जाने के लिए राजी हो जाता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। वेन रेन यान के बारे में सोचते हुए चेन जिंग को लिन फैंग और उसकी भयावहता याद आ गई। यहाँ तक कि जब लिन फैंग बोलता था तब भी वह डरावना लगता था। जब लिन फैंग ने चेन जिंग को देखा तो नकाब के नीचे उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसकी आंखें पहले से भी अधिक निर्मम और दुष्ट लग रही थीं। कितना बेशर्म है। चेन शिंग ने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया था और फिर से घमंडी व्यवहार कर रहा था।
वह फिर से दूसरों को अपने से नीचा समझ रहा था और जाहिर तौर पर उसने सबक नहीं सीखा था। कितनी जल्दी वह अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया। पवित्र प्रांगण के निर्माण के बाद से दुवान तियानलांग बेहद व्यस्त हैं और उनके पास यहाँ आकर सब कुछ संभालने का समय नहीं है। मैं उनकी ओर से यहाँ सब कुछ संभालने के लिए हूँ। यहाँ सब कुछ मेरा है। अगर आप इन शवों से कुछ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, वरना मैं आपको निकम्मे कुत्ते की तरह मार डालूंगा। चेन शिंग लिन फैंग पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। लिन फैंग से बात करते समय भी उसका लहजा वही घमंडी था। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से जान से मारने की मंशा झलक रही थी। चेन शिंग खुद को उन सभी छोटे संप्रदायों से ज्यादा ताकतवर समझता था जो यहाँ लूटपाट करने आए थे। वह सोचता था कि हर कोई उससे नीचा है और यहाँ तक कि लिन फैंग को भी नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। जब लिन फैंग ने चेन जिन की बात सुनी तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। पहले वह यूनहाई संप्रदाय का शिष्य था और सभी उसका सम्मान करते थे। आजकल वह यूनहाई संप्रदाय से घृणा करता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया। उसने दुवान तियानलांग के यहाँ शरण ली और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए उसने अपने पूर्व शिष्यों के साथ अभद्रता करने की अनुमति दे दी। चेन शिंग एक दरिंदा था, एक दरिंदा। उसे जीने का कोई हक नहीं था। क्या दुवान तियानलैंग को तुम्हारे जैसे निकम्मे व्यक्ति को यूनहाई संप्रदाय का प्रबंधन सौंपने में कोई चिंता नहीं है? जब चेन जिंग ने नकाब के पीछे से आती हुई उस क्रूर और निर्मम आवाज को सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसने लिन फैंग को घूरते हुए पूछा, तुम किसे कचरा कह रहे हो? चेन जिंग, तुम कभी सभी साधारण शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन तुमने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया और दूसरों को अपने पूर्व संप्रदाय सदस्य का अपमान करने और उसके साथ अपवित्रता फैलाने की अनुमति दी। तुम्हें इतना घमंड और अहंकार दिखाने का अधिकार किसने दिया? लिन फैंग ने इतनी ठंडी आवाज में बात की थी कि चेन शिंग सहम गया। वह लिन फैंग को टकटकी लगाकर घूर रहा था। आप कौन है? कांसे के मुखौटे के कारण लिन फैंग की आवाज थोड़ी अलग सुनाई दे रही थी। उनके शारीरिक हाव भाव भी थोड़े अलग थे, इसलिए चेन जिंग उन्हें पहचान नहीं पाया, भले ही वे उसके सामने खड़े थे। तुमने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया और अब यहाँ बड़े रौब दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? लिन फैंग ने उससे एक बार फिर सवाल किया। उसकी तलवार चमकने लगी और उससे एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिसने बवंडर पैदा कर दिया। जब वह ऊर्जा चेन जिन के शरीर तक पहुंची तो वह बुरी तरह कांपने लगा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बहुत तेजी से और भारी भारी सांसें ले रहा था। लिन फैंग, ये लिन फैंग है और हैरानी की बात है कि वो अभी भी यूनहाई संप्रदाय में वापस आने की हिम्मत रखता है। चेन शिंग स्तब्ध रह गया। लिन फैंग की जान बचाने के लिए लगभग सभी बड़े बुजुर्ग और नानगोंग लिंग युद्ध में शहीद हो गए थे। चेन शिंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग वापस आने की हिम्मत करेगा। दुवान तियानलांग हर जगह लिन फैंग की तलाश कर रहा था। अगर उसे मिल गया तो वह उसे सबसे भयानक परिस्थितियों में मौत के घाट उतार देगा। लेकिन चूंकि सभी को लगता था कि लिन फैंग कभी यूनहाई संप्रदाय में वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए दुवान तियानलैंग ने वहां रुकने की जहमत नहीं उठाई। उसने केवल चेन जिंग और लिंगची के प्रथम स्तर के 2 अन्य साधकों को वहां रुकने और यूनहाई संप्रदाय के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कहा था। इन दिनों सभी शक्तिशाली साधक शिवयुए के पवित्र प्रांगण में शामिल होने के लिए शाही शहर गए हुए थे। दुवान तियानलैंग इस महत्वपूर्ण घटना से उत्साहित था। लिन फैंग इतना बलवान था कि वह यूनहाई संप्रदाय के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। एक भयानक रूप से शक्तिशाली ऊर्जा चेन जिन के शरीर पर जा टकराई। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। ऐसा लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? चेन शिंग की प्रतिक्रिया देखकर लिन फैंग बुरी तरह हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह और भी दुष्ट होता जा रहा हो। चेन शिंग के बगल में खड़े दोनों लोग भी लिन फैंग की तलवार की शक्ति से प्रभावित थे, लेकिन उनमें पलटवार करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, चेन जिंग लिन फैंग से विनती कर रहा था। वह इस बात से भयभीत था कि नरसंहार से बच निकलने के बाद भी उसकी यही मृत्यु हो जाएगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुमने यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात तो कर ही दिया। तुमने छोटे संप्रदायों को अपने पूर्व संप्रदाय के शवों का अपमान और अनादर करने की अनुमति भी दे दी। तुम्हारे पास उन्हें रोकने की शक्ति थी, लेकिन तुमने नहीं रोका। मैं इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर सकता हूँ? लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी तलवार एक जबरदस्त तलवार शक्ति के साथ चमकने लगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, चेन जिन की कमजोर आवाज वातावरण में गूंज उठी। अचानक लिन फैंग की तलवार नजरों से ओझल हो गई और खून की 3 अलग अलग धारें हवा में फैल गईं। लिन फैंग की तलवार का सामना कोई नहीं कर पाया था। सांस। जब लिन फैंग ने तीनों शवों को देखा तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी। संप्रदाय के शवों से वस्तुएं और खजाने चुराने आए सभी लोग या तो जा चुके थे या शवों के बीच थे। अनगिनत शवों से घिरे होने के बावजूद केवल लिन फैंग ही जीवित बचा था। लिन फैंग ने अपने पूर्व संप्रदाय के सदस्यों के शवों पर नजर डाली। वह जमीन पर पड़े इन शवों को शोक भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ के सिर 2 टुकड़ों में फटे हुए थे, कुछ पर पीछे हटते समय कई बार हमला किया गया था। जितना अधिक लिन फैंग देखता गया, उसका दृढ़ संकल्प उतना ही बढ़ता गया। लिन फैंग ने आखिरी बार इन शवों को देखने के लिए यूनहाई संप्रदाय में आने का जोखिम उठाने का फैसला किया था, और खून की उस नदी पर डूबते सूरज की किरणों को परावर्तित होते देखने के लिए भी। वह कभी यह नहीं भूलना चाहता था कि खून नफरत, ईर्ष्या और अन्य बुरी मंशाओं के कारण बह रहा था। वह ये याद रखना चाहता था कि कमजोरों को सताया और मार डाला जाता था और बलवान ही दुनिया पर राज करते थे। लिन फैंग क्रोधित था और उसके हृदय में क्रोध का उबाल आ रहा था। लिन फैंग अपने पूर्व संप्रदाय के सभी सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता था। वह कभी नहीं भूलेगा कि इन लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसके कंधों पर बहुत से लोगों का बोझ था।
इन सभी मृत लोगों ने लिन फैंग पर अटूट विश्वास जताया था। झाड़ू दूल्हा दूल्हा। उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण धरती कांपने लगी। उसका कंपन और भी तीव्र होता जा रहा था। धरती के कांपने की आवाज भी तेज होती जा रही थी। चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना। लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। बिना हिचकिचाए वो तेजी से खाई के किनारे की ओर बढ़ा। उसे भारी घुड़सवार सेना के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। चांदनी रात में पंखों जैसी चपलता। लिन फैंग ने तेजी से शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी तलवार चट्टान में गाड़ दी। कुछ गहरी सांसों के भीतर ही वह शिखर पर पहुंच गया। चलो जल्दी चलते हैं। जब लिन फैंग ने जमीन का कंपन और तेज होते देखा तो वह दंग रह गया। चीशी के ये कवचधारी घोड़े इतने फुर्तीले थे कि मानो एक ही सांस में वे कुछ मीटर की दूरी तय कर लेते थे। लिन फैंग के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने मेन किंग का छोटा सा हाथ पकड़ा और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। जब उसने लिन फैंग का हाथ अपने हाथ में महसूस किया तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन लिन फैंग की बेचैनी और जल्दबाजी को देखते हुए उसने उसे अपना हाथ पकड़ने दिया। लिन फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हालांकि बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी क्षण चीशी के बख्तरबंद घोड़े पूरी गति से आ रहे थे। लिन फैंग वहीं रुक गया। चीशी के बख्तरबंद घोड़ों पर सवार घुड़सवार भी कवच पहने हुए थे जो देखने में प्रभावशाली लग रहा था। जब लिन फैंग ने चीशी के बख्तरबंद घोड़ों को पास आते देखा तो उसने मेन किंग का छोटा हाथ और कसकर पकड़ लिया। मेन किंग ने भी लिन फैंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया, लेकिन लिन फैंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसने चीशी के बख्तरबंद घोड़ों के यूनहाई संप्रदाय तक आने की उम्मीद नहीं की थी, और वह भी इतनी तेज गति से। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो कि मैं वापस आ गया हूं? लिन फैंग ने सोचा। चीशी के बख्तरबंद घोड़े लगातार करीब आते जा रहे थे। वे पूरी रफ्तार से दौड़ते जा रहे थे। कितना सुंदर है। जब लिन फैंग ने एक घुड़सवार को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह अधेड़ उम्र का आदमी था। वह देखने में आकर्षक था और उसकी भौहें बेहद खूबसूरत थीं। हालांकि वह बेहद उदास लग रहा था, मानो कोई दुखद बात उसके दिल को सता रही हो। उन्होंने एक खूबसूरत कवच पहन रखा था जो देखने में बेहद शानदार लग रहा था। उनके भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे थे। चीशी के बख्तरबंद घोड़े लिन फैंग के पास से सरपट दौड़ते हुए निकले और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लिन फैंग थोड़ा डर गया। शायद वह गलत था और वे उसके लिए नहीं आए थे। शायद उन्हें पता ही नहीं था कि वह लिन फैंग है। जब उसने इस बारे में सोचा तो लिन फैंग थोड़ा शांत हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चीशी का बख्तरबंद घोड़ा हिनहिनाया और फिर खाई के ऊपर से सीधे नीचे कूद गया। यह बेहद खतरनाक लग रहा था। अद्भुत। उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग चीशी के घोड़े की शक्ति से प्रभावित हुआ। फिर वह मुड़कर खाई के किनारे वापस चला गया और नीचे के दृश्य को देखने लगा। उसी क्षण लिन फैंग ने देखा कि सफेद बालों वाला आदमी जीवन और मृत्यु के अखाड़े के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा है। वह एक मूर्ति की तरह लग रहा था। वह शांति से सभी शवों को देख रहा था। उसके सफेद बाल अभी भी हवा में लहरा रहे थे। वह अकेला और उदास लग रहा था। टकरा जाना। लिन फैंग अचंभित रह गया। सफेद बालों वाला वह व्यक्ति अचानक जीवन और मृत्यु के अखाड़े के मंच पर घुटनों के बल बैठ गया और बैठते ही उसके घुटनों के अखाड़े के फर्श से टकराने की तेज आवाज हुई। सामान्य एक तेज आवाज ने उसे बाधित कर दिया। वह आवाज हवा में फैल रही थी और वातावरण को हिला रही थी। इसके तुरंत बाद बाकी सभी घुड़सवार अपने चीशी बख्तरबंद घोड़ों से उतर गए और अपने सेनापति को घूरने लगे। उनमें से कुछ घुटने टेककर बैठ गए। वह घायल लग रहे थे और उनकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। लिन फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। लिन फैंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अन्य घुड़सवार सेना अपने जनरल की इतनी परवाह करती थी। लिन फैंग को अचानक एक नाम याद आया। अगर अफवाहें सच थीं तो वह सचमुच वैसा ही दिखता था। दिव्य तीर लियू कैंगलैन। लिन फैंग को पूरा यकीन था कि यह लियू कांगलैन ही था। उसके अलावा यूनहाई संप्रदाय के मृत शिष्यों के सामने कौन घुटने टेकेगा? और वैसे भी क्या वह सेना के जनरलों में से एक नहीं था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रक्षक बेई को हर बार लियू कांगलैन का नाम लेते समय गर्व महसूस होता था। ऐसी उत्कृष्ट छात्रा निश्चित रूप से इस सम्मान की हकदार थी। यह मेरा अपना व्यवसाय है। सब लोग खड़े हो जाओ। लियू कांगलैन की आवाज बुलंद थी और घाटी में गूंज रही थी। उनकी आवाज में न तो दबंगई थी और न ही रौब जमाने की। इसके विपरीत वह आवाज दोस्ताना और स्पष्ट थी, जिससे हर कोई उसे ठीक से सुन पा रहा था। जनरल साहब, कृपया अपना ख्याल रखें। जब लियू कांगलैन को पता चला कि उसकी सेना को यूनहाई संप्रदाय का सफाया करने का आदेश दिया गया है तो उसने सब कुछ अनदेखा करते हुए यूनहाई संप्रदाय की ओर प्रस्थान किया। उसने तुरंत अपने घोड़े पर लगाम कसी और 3 दिन और 3 रात बिना सोए उस पर सवार होकर जल्द से जल्द यूनहाई संप्रदाय पहुंचने का प्रयास किया। बाकी सभी घुड़सवार सैनिक अपनी मर्जी से उसका अनुसरण करना चाहते थे। मैं तुम्हें खड़े होने का आदेश देता हूं। लियू कांगलैन की आवाज अभी भी शांत थी। जब उन्होंने उसे सुना तो घुड़सवार सेना खड़ी हो गई। वे कभी भी लियू कांगलैन की अवज्ञा नहीं करेंगे। जब मैं 7 साल का था तब मैं यूनहाई संप्रदाय में शामिल हुआ। मुझे एक गुरु मिला और मेरा सम्मान किया गया, लेकिन फिर मैंने ज़ुयुए देश की खातिर संप्रदाय छोड़ दिया। यूनहाई संप्रदाय के अन्य सदस्यों से मुझे जो स्नेह मिला उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने प्रिय गुरु को भी कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब यूनहाई संप्रदाय नष्ट हो चुका है और उस नरसंहार में मेरी सेना की बड़ी भूमिका रही है। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। जब लियू कांगलैन ने बोलना समाप्त किया तो वह सभी शवों के सामने घुटने टेककर प्रणाम करने लगा और अपना सिर युद्ध मंच की जमीन पर पटकने लगा। अचानक एक आवाज सुनाई दी। जनरल दुआन तियान लांग ने इस घटना की पूर्वकल्पना बहुत पहले से कर रखी थी। हम सब मूर्ख बन गए। घुड़सवार सैनिकों में से एक ने यह बात लियू कांगलैन से कही।
मैं जानता हूं कि दुआन तियानलांग एक राक्षस है। उसने तो फेई फे को यूनहाई संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को ज्यू युए के पवित्र प्रांगण में जाने के लिए मनाने का आदेश भी दिया था। लेकिन बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं, इस मामले में मेरी भी बड़ी भूमिका रही है। मैंने यूनहाई संप्रदाय के साथ अन्याय किया है और उसके विनाश में मेरा भी हाथ है। लियू कांगलैन लगातार घुटने टेकता रहा और उसका सिर बार बार लड़ाई के मंच की जमीन पर टकराता रहा। इस दृश्य को देख रहे सभी सैनिकों को अपने जनरल के लिए दुख हुआ। वे अपने जनरल के सामने खुद को शक्तिहीन और निराश महसूस कर रहे थे, जो इतनी पीड़ा झेल रहा था। घुड़सवार सेना के सभी सैनिक अपने सेनापति के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। यदि किसी सैनिक पर हमला होता, चाहे वह निचले पद का ही क्यों न हो, लियू कांगलैन बिना किसी झिझक के उसकी रक्षा करने के लिए आगे आते थे। लियू कांगलैन कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, वह सम्राट के सामने भी नहीं नतमस्तक होता था, लेकिन इस क्षण उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना नतमस्तक नहीं हुआ था। यूनहाई संप्रदाय ने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मैं भाग गया। मैं कितना बेशर्म हो सकता हूँ। लियू कांगलैन हताश दिख रही थी, जिसे देखकर सभी सैनिक भावुक हो गए। वे सब एक साथ चिल्लाए, जनरल। वातावरण में तीव्र ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने अपनी साधना को बाधित करने की तैयारी में अपना हाथ उठाया। सैनिक उसे घूर रहे थे और अचानक सन्नाटा छा गया। लियू कांगलैन अपने चारों ओर पड़े शवों की तरह गतिहीन हो गया और घाटी में पूर्ण सन्नाटा छा गया। काय, एक ठंडी और उदासीन आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। जब सबने वह आवाज सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। काय, क्या लियू कांगलैन काया था? चूंकि तुमने यूनहाई संप्रदाय को त्याग दिया, इसलिए तुमने इसके विनाश में भी भूमिका निभाई। तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। इन शब्दों से सैनिक बेहद क्रोधित हो गए। लिन फैंग ने ही लियू कांगलैन से ये शब्द कहे थे। लियू कांगलैन का अपमान करने के कारण उसे मृत्युदंड दिया जाना अनिवार्य था। पसशश, उसी क्षण एक अविश्वसनीय शक्ति और ऊर्जा सीधे लिन फैंग के शरीर की ओर बढ़ी। चीशी के बख्तरबंद घोड़ों पर सवार सैनिक इतनी प्रबल और शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे कि लिन फैंग पूरी तरह से दम घुट रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां फट जाएंगी। केवल ये घुड़सवार सैनिक ही इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते थे। लिन फैंग उस ऊर्जा के भार के नीचे लगभग ढह रहा था, लेकिन वह पहले की तरह शांत रहा और जीवन और मृत्यु के अखाड़े के युद्ध मंच पर लियू कांगलैन को देखता रहा। तुम तो पहले से ही एक चलती फिरती लाश हो। दुआन तियानलैंग ने अपना मकसद बहुत पहले ही हासिल कर लिया है। अब भागने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है और अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सभी सैनिक क्रोधित थे, लेकिन लियू कांगलैन ने अपना सिर उठाया और खाई के शीर्ष की ओर देखा। आप मरने के लिए तैयार हैं और आपकी बेटी लियूफी अब दुआन परिवार की सदस्य बन सकती है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन फैंग के शब्द लियू कांगलैन पर एक तेज तलवार की तरह चुभे। लियू कांगलैन स्तब्ध रह गया। क्या उसकी बेटी लियूफी दुआन हान से शादी करने जा रही थी? जब तुम्हारी मृत्यु होगी, शायद यूनहाई संप्रदाय के लिए जान देने वाले सभी लोग शांति से विश्राम कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी मृत्यु व्यर्थ हुई। तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी। लिन फैंग के मुंह से निकला हर एक शब्द तेज तलवार की तरह चुभ रहा था। लियू कांगलैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। जी हाँ, लियू कांगलैन ने सब कुछ और सबको त्याग दिया था। क्या सच में लियूफी दुआन परिवार में शामिल होने वाली थी? अगर उसकी शादी दुआन हान से हो जाती तो क्या होता? उन्होंने यूनहाई संप्रदाय का सफाया कर दिया था, तो फिर लियूफी की रक्षा कौन करता? जब उन्होंने देखा कि लियू कांगलैन ने अपना हाथ नीचे कर लिया है, तो सैनिकों को लिन फैंग पर गुस्सा नहीं आया। वे आभारी थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि लिन फैंग इन कठोर शब्दों का प्रयोग लियू कांगलैन को उकसाने के लिए कर रहा था, ताकि वह अपनी साधना को बर्बाद न करे या आत्महत्या न कर ले। अच्छा हुआ कि लिन फैंग यहाँ था, वरना लियू कांगलैन शायद यही आत्महत्या कर लेता। लेकिन लिन फैंग के शब्द वाकई बहुत कठोर थे। हर बार वे लियू कांगलैन के दिल में गूंजते थे और उसके दुख को और बढ़ा देते थे। अपने सेनापति का ख्याल रखना। यूनहाई संप्रदाय उससे नफरत नहीं करता और न ही उसे दोष देता है। रक्षक बेई हमेशा उसके बारे में चिंतित रहते थे। पूर्व कुलपति की पत्नी भी उसका सम्मान करती थी और उसकी प्रशंसा करती थी। उन्होंने अतीत में हुई हर बात के लिए उसे माफ भी कर दिया था। सुनिश्चित करना कि वह ये बात याद रखे। लिन फैंग ने लियू कांगलैन को देखना बंद कर दिया था और चीशी के बख्तरबंद घोड़ों पर बैठे घुड़सवारों की ओर चल पड़ा था और मेंकिन का हाथ पकड़े हुए ही उसने सैनिकों से ये शब्द कहे थे। लिन फैंग के जाने के कुछ समय बाद लियू कांगलैन ने अपनी आंखें खोली और उनमें एक तीव्र और दृढ़ प्रकाश चमक उठा, जिससे उसकी सेना प्रसन्न हो उठी। उनका सेनापति वापस आ गया था। मेरे संप्रदाय के साथियों को दफनाने में सब लोग मेरी मदद करें। मृतकों को शांति से विश्राम करने दें। यह एक आदेश है। लियू कांगलैन की आवाज शांत थी, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। आज से तुम्हें यूनहाई संप्रदाय के क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी इसके क्षेत्र में प्रवेश न करने देना। यदि वे जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करें तो उन्हें निर्दयतापूर्वक मार डालना। लियू कांगलैन अपने आदेशों को लेकर सख्त थे। उनके बोलने के बाद सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, आपके आदेश पर। लियू कांगलैन भावहीन दिख रहा था। वह वापस खाई के शिखर पर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा, मानो वह लिन फैंग को खोज रहा हो। सामान्य उसी क्षण एक सैनिक लियू कांगलैन की ओर बढ़ा और उसके सामने रुक गया। यह क्या है? लियू कांगलैन ने पूछा। महाराज, उस युवक ने पहले मुझसे कहा था कि मैं आपको बताऊं कि यूनहाई संप्रदाय आपको दोष नहीं देता और न ही आपसे नफरत करता है। रक्षक बेई प्रतिदिन आपके बारे में चिंतित रहते थे और पूर्व कुलपति की पत्नी ने आपको हर बात के लिए माफ कर दिया था। अंत में उन्होंने आपकी प्रशंसा और सम्मान भी किया। लियू कांगलैन चुपचाप और बिना हिले डुले खड़ी थी। उसने अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर देखा। उस शक्तिशाली और युद्ध में माहिर व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस अयोग्य शिष्य को क्षमा कर दीजिए।
डॉट 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 डॉट। कुछ देर बाद लियू कांगलैन ने गहरी सांस ली और रोना बंद कर दिया। उसे क्षितिज पर एक परछाई दिखाई दी। लिन फैंग। लियू कांगलैन ने लिन फैंग को कभी नहीं देखा था, लेकिन लियू फी ने उसके बारे में उसे बहुत कुछ बताया था। वह जानना चाहता था कि किस तरह के युवक ने यूनहाई संप्रदाय में इतने लोगों को प्रेरित किया था, और यह भी कि उसने उसे आत्महत्या करने से क्यों बचाया था। उस समय लियू कांगलैन को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि लिन फैंग शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर लिन फैंग एक साधारण व्यक्ति होता तो क्या वह लियू कांगलैन से बात करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता था? अगर लिन फैंग एक साधारण 16 वर्षीय किशोर होता तो क्या वह चीशी के बख्तरबंद घोड़ों पर सवार घुड़सवार सेना की ऊर्जा का सामना बिना गिरे कर पाता? अगर लिन फैंग एक साधारण किशोर होता तो वह यूनहाई संप्रदाय में वापस नहीं आता, बल्कि वह इसे छोड़कर कभी वापस नहीं आता। आखिरकार दुवान तियान लैंग और कई अन्य लोग उसे मारना चाहते थे। रक्षक बेई ने लिन फैंग को दुवान रेन शहर जाकर लियू कांगलैन को खोजने का आदेश दिया था, फिर भी उसने यूनहाई संप्रदाय नहीं छोड़ा। उसका इरादा अपने संप्रदाय के शवों को अपवित्र होने के लिए छोड़ने का नहीं था, वह वहीं रहकर उनकी रक्षा करेगा ताकि मृतकों को शांति मिल सके। लेकिन अब जब उसने लियू कांगलैन को अपनी सेना के साथ आते देखा तो उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि लियू कांगलैन की सेना यूनहाई संप्रदाय के क्षेत्र की रक्षा करने में उससे कहीं अधिक सक्षम थी। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। लिन फैंग जानता था कि शिवयुए देश में शाही वंश सबसे शक्तिशाली था, लेकिन 9 बादलों के महाद्वीप में ऐसे लोग भी थे जो सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली थे। इस महाद्वीप में ऐसे लोग थे जो चाहे तो पूरे शिवयु देश को नष्ट कर सकते थे। लिन फैंग ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था। उस समय लिन फैंग और मेंकिन एक विशाल चट्टान पर खड़े थे। लिन फैंग ने लियू कांगलैन की परछाई को पूरी गति से पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा। चलो चलें। वे बड़ी चट्टान से कूदे और एक छोटी सड़क पर चल पड़े। वे पास आ रहे लियू कांगलैन से दूर जाने लगे। क्या ऐसे कई सवाल नहीं हैं जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे? लिन फैंग ने धीमी आवाज में मेंकिन से पूछा। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं नहीं पूछूंगी, मेंकिन ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल पहले कभी पिघला ही न हो। लिन फैंग जानना चाहता था कि क्या वह कभी मुस्कुराई या हंसी भी है। मेरी माँ कहती है कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे अच्छा यही होता है कि उसे अपने विचार अपने तक ही रखने दे और उससे कुछ भी न पूछे। लिन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वह बोलना जारी रखेगी। वह लिन फैंग को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी माँ के कथन की सत्यता की पुष्टि करना चाहती हो। बाहरी दुनिया के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह सब आपकी माँ ने आपको बताया है। बिल्कुल, मेंकिन ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुरुषों के बारे में और क्या बताया है? लिन फैंग ने पूछा। लिन फैंग को ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि उसके पास 2 अलग अलग दुनियाओं की यादें थीं और मेंकिन को केवल ब्लैक विंड माउंटेन की यादें थीं। मेरी माँ ने भी यही कहा था कि खैर इनमें से कोई भी बात अच्छी नहीं है, मेंकिन ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। लिन फैंग चौंक गया। उसने जिज्ञासा से भरी आंखों से मेंकिन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो मेंकिन उसे कुछ निजी बातें बताने वाली हो। क्या यह सच हो सकता है कि उसकी माँ ने अतीत में भावनात्मक रूप से आहत होने के कारण ब्लैकविंड माउंटेन के भीतरी इलाके में एकांत में रहने का फैसला किया था? उसने मुझे बताया था कि पुरुष कितने भयानक और घिनौने होते हैं, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान लगते हो। मेरी माँ ने मुझे जो बताया था वह तुम पर लागू नहीं होता। उसका खूबसूरत चेहरा इतना प्यारा लग रहा था मानो उसे समझ ही न आ रहा हो कि वह क्या कह रही है। वह निश्चित रूप से दुनिया को जानने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसीलिए वह चुपके से लिन फैंग के साथ भाग निकली। लिन फैंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद हंसना वाकई अच्छा लगा। क्या और भी बातें हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें और क्या क्या बताया? उसने मुझे बहुत सी बातें बताई, मेंकिन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने लिन फैंग की ओर देखकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें ये बातें नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शाही शहर, ज़ू देश दोनों ही बेहद विशाल थे। शाही शहर में अरबों लोग रहते थे, लेकिन ये कभी भी अत्यधिक भीड़भाड़ वाला नहीं दिखता था। शाही शहर में विशाल सड़कें थीं। कुछ बड़ी सड़कों पर सैकड़ों लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते थे। शाही शहर में अधिकतर पैदल यात्री ही थे। यहाँ तक कि जिनके पास घोड़े थे वे भी अक्सर शहर में उन पर सवारी नहीं करते थे, बल्कि उन्हें हाथ से खींच कर ले जाते थे। शाही शहर में कई बेहद शक्तिशाली साधक थे जो धनवान बन चुके थे। वे बेहद ताकतवर और खूंखार जानवरों को मारकर कई वस्तुएं इकट्ठा कर लेते थे और धीरे धीरे धन संपत्ति अर्जित कर चुके थे। उनमें से कई के पास बेहद महंगे घोड़े थे। कुछ दिनों बाद शिवयुए के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन होगा। देश के सबसे बड़े संप्रदायों के सभी सबसे प्रतिभाशाली शिष्य वहां उपस्थित होंगे। शिवयुए का पवित्र प्रांगण प्रतिभाशाली शिष्यों की तलाश में रहता था। 6 से 18 वर्ष की आयु के अनेक युवा साधक शिवयुए के पवित्र प्रांगण में प्रवेश पाने की आशा रखते थे। ऐसी स्थिति में वे संभवतः भविष्य में महान साधक बन सकते थे। शिवयुए का पवित्र प्रांगण देश के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ साधना अकादमी बनने जा रहा था। उसी क्षण मुख्य सड़क पर कुछ आकृतियां चल रही थीं। उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों के समूह में एक लड़की थी जिसने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके शरीर से बर्फ और अग्नि जैसी ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा था। ये सभी लोग शिवयुए के पवित्र प्रांगण के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसमें शामिल होना बेहद मुश्किल है। केवल प्रतिभाशाली लोग ही प्रवेश पा सकते हैं। कितने लोगों में शामिल होने के लिए आवश्यक गुण है? एक किशोरी ने धीमी आवाज में कहा। इस पर लाल वस्त्र पहने लड़की ने ठंडी मुस्कान दी।
लाल वस्त्र पहने वह लड़की लिन कियान थी। मैंने सुना है कि ना लिन फैंग भी शाही शहर लौट आए हैं। मैंने ये भी सुना है कि ज़ू यू का पवित्र प्रांगण उसमें बहुत दिलचस्पी रखता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। लिन कियान के बगल में खड़ी लिन होंग ने यह कहा, जिसे सुनकर लिन कियान स्तब्ध रह गई। पिछली बार जब वे एक दूसरे से मिले थे तब वे ठीक से लड़ भी नहीं पाए थे और यह पता नहीं चल पाया था कि उनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। लिन कियान को यांगझोउ शहर में होने वाला वार्षिक टूर्नामेंट याद आ गया। उसे लिन कबीले से निकाले गए उस निकम्मे व्यक्ति की याद आ गई। उसने वार्षिक प्रतियोगिता में सबको चौंका दिया था। उसने अपनी शक्ति से सबको भयभीत भी कर दिया था। वह सचमुच एक भयानक प्रतिभा का धनी था। लेकिन यांगझोउ शहर में अनगिनत लोग अब भी लिन फैंग का नाम तक नहीं जानते थे। उसे याद आया कि कैसे लिन फैंग ने सबके सामने ना लिन फैंग को बंधक बनाकर यांगझोउ शहर से निकलने में कामयाबी हासिल की थी। अब जबकि यूनहाई संप्रदाय का अस्तित्व ही नहीं है तो संभवतः वह मर चुका होगा। लिन कियान को नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मृत्यु की खबर सुनकर उसके मन में मिली-जुली भावनाएं क्यों उठ रही थीं। यूनयांग यूनहाई संप्रदाय से काफी दूर स्थित एक छोटा सा कस्बा था। इसकी आबादी लगभग कुछ हजार ही थी। ऐसा कहा जाता था कि उस छोटे से कस्बे में दुवान नाम का एक रईस रहता था जिसका रुतबा ढल रहा था। वह शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन आंतरिक कलह के कारण उसे निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन के बाद वह अपने छोटे से कस्बे में लौट आया था। बेशक उस छोटे कस्बे में रहने वाले लोगों को अफवाहों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर दुवान परिवार का कोई सदस्य इतने छोटे कस्बे में कैसे आ सकता है। उस रईस के छोटे से कस्बे में स्थित घर के सामने एक बड़ा आंगन था जिसके सामने 2 विशाल रथ खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हों। बहन चलो चलते हैं, लगभग 14 साल के एक युवक ने अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की से कहा। वह खूबसूरत लड़की मानो रोने ही वाली थी। वह क्षितिज की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। वह यूनहाई संप्रदाय की दिशा में घूर रही थी और उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब वह यूनहाई संप्रदाय छोड़कर जाएगी तो वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। सब लोग मर गए थे, हर कोई। ठीक है, लड़के की बात सुनकर लड़की ने मुस्कुराने की कोशिश की और हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मैं अब गाड़ी में बैठ रही हूँ, चलो चलते हैं। बहन चिंता मत करो, शाही शहर पहुंचने तक प्रतीक्षा करो। हमारा भाई तुम्हें कुछ सुंदर और प्रतिभाशाली लड़कों से मिलवाएगा। लड़की ने अपना सिर हिलाया और इस विचार पर लगभग हंस पड़ी। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए। ठीक है, उस छोटे लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा और फाटक की ओर चल दिया। जिंग यून, तुम और मालिक जी इस गाड़ी में बैठो, एक युवा पहरेदार ने जिंग यून को देखते हुए जल्दी से कहा। वह सोच रहा था कि जिंग यून दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। उसकी इच्छा थी कि वह उसकी पत्नी बन जाए, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक सपना ही हो सकता है। जी हाँ जिंग यून, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं और बूढ़ा वांग बाहर हैं, एक अन्य युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन वे सही कह रहे हैं, चलो बैठते हैं, दुवान उपनाम वाले युवा मालिक ने जिंग यून को गाड़ी के अंदर धकेलते हुए कहा। हालांकि जिंग यून बचपन से ही उनके परिवार में नौकरानी थी, फिर भी युवा मालिक उसके लिए भाई समान थे। जिंग यून ने मना नहीं किया और विशाल गाड़ी में बैठ गई। उसी समय लिन फैंग और मेन किंग यू यांग पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि हमें कोई घोड़ा या गाड़ी मिल जाएगी जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, लिन फैंग ने कहा। वह बेहद हताश था क्योंकि इतने छोटे कस्बे में उसे घोड़ा या गाड़ी मिलना नामुमकिन लग रहा था। उसने जबरदस्ती एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उसका लक्ष्य शाही शहर जाना था, जो उस छोटे कस्बे से बहुत दूर था। पैदल जाना व्यावहारिक विकल्प नहीं था। यूनहाई संप्रदाय छोड़ते समय लिन फैंग ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने कोई योजना नहीं बनाई और सीधे पैदल ही राजधानी की ओर चल पड़ा। क्या वह सामने एक घोड़ा गाड़ी है? मेन किंग क्षितिज पर एक जगह की ओर इशारा करते हुए हमेशा की तरह उदासीन स्वर में लिन फैंग से पूछने लगी। लिन फैंग ने हाथ उठाया और उस ओर देखा जहां वह इशारा कर रही थी। उसने देखा कि कुछ गाड़ियां उनकी ओर आ रही हैं। क्या संयोग है? लिन फैंग मुस्कुराए और गाड़ियों की ओर चलने लगी। जब उन्होंने युवक को गाड़ियों की ओर आते देखा तो गाड़ियां रुक गईं। तुम कौन हो? हमें जाने दो, रास्ते में खड़े लिन फैंग पर एक युवक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मेरे दोस्त, तुम तो सिर्फ एक ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारे पास अभी भी दूसरी गाड़ियां हैं। क्या हम उनमें से एक उधार ले सकते हैं? बदले में मैं तुम्हें बड़ी रकम खुशी खुशी दे दूंगा। लिन फैंग उस युवक को देखकर मुस्कुरा रहा था और बहुत ही विनम्र बना रहा। गाड़ी के अंदर जिंग यून ने परिचित आवाज सुनकर उत्सुकता से पर्दे खोले। लिन फैंग को देखकर वह खुशी से झूम उठी। माफ कीजिए, हमें बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी, हम आपको इनका इस्तेमाल करने नहीं दे सकते, बूढ़े वांग ने लगाम खींचते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही, अभी इसी वक्त हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, काले वस्त्र पहने एक युवक ने चिल्लाकर कहा, जिससे लिन फैंग थोड़ा चौंक गया। ऐसी बात पर इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी, आखिर लिन फैंग तो विनम्र बना रहा था। अगर वे उसे सकारात्मक जवाब नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें असभ्य होने की भी कोई जरूरत नहीं थी। लिन फैंग, गाड़ी के अंदर से एक आवाज आए। जिंग यून दौड़कर गाड़ी से बाहर निकली और लिन फैंग से बात करने लगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी प्यारी मुस्कान थी। वह मरा नहीं था। यूनहाई संप्रदाय तो नष्ट हो गया था, लेकिन लिन फैंग आश्चर्यजनक रूप से बच गया था। जिंग यून को देखकर लिन फैंग दंग रह गया। वह पहले की तरह ही तेजस्वी और सुंदर लग रही थी। वह वसंत की ताजी हवा की तरह लग रही थी। जिंग यून, वो कौन है? उसी क्षण काले वस्त्र पहने युवक अपने घोड़े से नीचे उतरा और लिन फैंग के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने घमंडी निगाहों से लिन फैंग को देखा। लिन फैंग, तुम सचमुच जिंदा हो। यूनहाई संप्रदाय को क्या हुआ?
जिंग यून ने मानो अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए कहा। वह झट से लिन फैंग के पास चली गई, जिससे काले वस्त्र पहने वह युवक बेहद क्रोधित हो गया। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। लिन फैंग उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था और फिर बोला, जिंग यून, क्या तुम सच में नहीं जानती? मुझे सच में नहीं पता। जब कुलीन शिष्य परीक्षा का दूसरा दौर हुआ तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि युवा गुरु चाहते थे कि मैं वापस आकर शाही शहर जाऊं। मुझे उनके साथ जाना पड़ा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिनों बाद संप्रदाय लौट जाऊंगी, लेकिन जिंग यून बोल नहीं पा रही थी। वो उस घटना को लेकर बहुत चिंतित थी। यह उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मैं समझ गया। लिन फैंग खुश था कि उस दिन जिंग यून वहां नहीं थी, वरना। जिंग यून, वो कौन है? उसी क्षण कोच चालक ओल्ड वांग ने जिंग यून से फिर पूछा। चाचा वांग, यह मेरा मित्र लिन फैंग है। ये भी यून हाई संप्रदाय का शिष्य है। जिंग यून ने लिन फैंग को खींचा और उसे अंकल वांग से मिलवाया। मैं समझ गया, अंकल वांग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। छी, यून हाई संप्रदाय तो नष्ट हो चुका है। ये अभी भी कैसे जिंदा है? काले वस्त्र पहने उस घमंडी युवक ने जिंग यून और लिन फैंग के उत्साह को देखकर कहा। जिंग यून उसकी इस प्रतिक्रिया से हैरान रह गई। वान किंग शान, क्या समस्या है? जिंग यून ने एकदम ठंडे स्वर में कहा। असल में वह उसके इस तरह के व्यवहार से बहुत गुस्सा थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा मतलब क्या है, वान किंग शान ने लिन फैंग को घूरते हुए गुस्से से कहा। जिंग यून, यून हाई संप्रदाय का एक साधारण शिष्य था। लिन फैंग, जिंग यून का परिचित था, इसलिए वह भी शायद एक साधारण शिष्य ही था। संभवतः वह ची की 8वीं या 9वीं परत तक पहुंच चुका था। जाहिर है, वान किंग शान लिन फैंग जैसे कमजोर व्यक्ति पर ध्यान नहीं देने वाली थी। इसके अलावा यून हाई संप्रदाय नष्ट हो चुका था, इसलिए लिन फैंग शायद भटक रहा था और एक भिखारी की तरह बिना किसी उद्देश्य के जीवन जी रहा था। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और वान किंग शान को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जिंग यून, क्या तुम शाही शहर जा रही हो? हाँ, जिंग यून ने सिर हिलाते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्या आप मुझे एक गाड़ी दे सकते हैं? हम साथ साथ यात्रा कर सकते हैं। सच में, मैं छोटे मालिक से पूछ लेती हूँ। आपके हमारे साथ आने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब जिंग यून ने सुना कि लिन फैंग भी शाही शहर जा रहा है तो वह बेहद खुश हुई। जिंग यून, हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अंकल वांग ने जिंग यून से यह बात ठंडे और उदासीन स्वर में कही। चाचा वांग, लिन फैंग भी यून हाई संप्रदाय का शिष्य है। वह काफी बलवान है। वह पहरेदारों की मदद भी कर सकता है। बिल्कुल, मैं गार्डों की मदद कर सकता हूँ, लिन फैंग ने सिर हिलाया। यून हाई संप्रदाय का सफाया हो चुका है और भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें और अधिक सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता नहीं है, वान किंग शान ने ठंडे स्वर में कहा। जिंग यून, तुम हमारा मकसद जानती हो। उसका हमारे साथ होना उतना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन यात्रा के कुछ हिस्से में उसे साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अंकल वांग ने स्थिति पर विचार करने के बाद कहा। बाकी गाड़ियां तो वैसे भी तैयार थीं। इसके अलावा अगर कोई समस्या आती है तो लिन फैंग वाकई मददगार साबित हो सकता है। अंततः उन्होंने लिन फैंग को अपने साथ ले जाने वाले दल में शामिल कर लिया। चाचा वांग, कोई बात नहीं, उन्हें मेरे साथ आने दीजिए। उसी क्षण युवा मालिक गाड़ी से बाहर आया और लिन फैंग की ओर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम दुवान फैंग है। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका नाम लिन फैंग के नाम से मिलता जुलता था, लेकिन उसका अर्थ अलग था। युवा स्वामी, चाचा वांग ने दुवान फैंग की ओर देखते हुए कहा, जो कुछ कहना चाहता था, लेकिन दुवान फैंग ने उन्हें बीच में ही रोककर कहा, चाचा वांग, मैं जिंग यून के साथ गाड़ी में हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। बेशक, हमारा नया साथी लिन फैंग हमारे साथ बैठ सकता है ताकि हम सब मिलकर बात कर सकें। युवा स्वामी, आप ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वान किंग शान ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि दुवान फैंग ने लिन फैंग को उनके साथ बैठने की अनुमति दे दी है। उस समय वह बहुत खुश नहीं लग रहा था। दूसरे गार्ड ने भी अपना चेहरा बिगाड़ लिया। युवक, आपकी हैसियत, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? दूसरे युवक ने भी असहमति जताते हुए कहा, मेरी हैसियत और के बीच क्या संबंध है? अरे छोड़ो, अब बोलना बंद करो। अगर मैं कहूं कि वह कर सकता है तो वह कर सकता है, समझ में आया? दुवान फैंग ने सख्ती से कहा और फिर आगे बोला, लिन फैंग, बड़े भाई, कृपया गाड़ी में आ जाए। रुको, मेरा एक दोस्त अभी भी है। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेन किंग अभी भी पीछे खड़ी है। उसने जोर से पुकारा, मेन किंग। जब उसने उसकी बात सुनी तो मेन किंग धीरे धीरे लिन फैंग के पास आए और फिर उसके पीछे रुक गई। जब इन पहरेदारों ने असाधारण रूप से सुंदर मेन किंग को देखा तो वे दंग रह गए। उन्हें वह बेहद खूबसूरत लगी। उन्हें लगा कि उसकी सुंदरता अनंत है। कितनी सुंदर युवती है। कुछ क्षण पहले तक किसी ने भी मेन किंग पर ध्यान नहीं दिया था। बूढ़ा वांग भी आश्चर्यचकित था। जिंग यून भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेन किंग के सामने वह फीकी पड़ जाती थी। मेन किंग की खूबसूरती देखकर तो लगभग सारे मर्द उसके आगे हार मान लेते थे। वह हसीन रूप से सुंदर थी। उसी क्षण जिंग यून ने मेन किंग को देखा। जब उसने मेन किंग को लिन फैंग के पीछे खड़े देखा तो वह अपना चेहरा बिगाड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। लिन फैंग, बड़े भाई, चूंकि वो आपकी दोस्त है तो वो जाहिर तौर पर हमारे साथ शामिल हो सकती है। दुआन फैंग एक बहुत ही मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। जी हाँ लिन फैंग, चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जिंग यून ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, लिन फैंग ने मेन किंग से कहा। फिर वे तुरंत गाड़ी में बैठ गए। उस खूबसूरत लड़की को देखकर वान किंग शान को बेहद ईर्ष्या हुई। वो छोटा लड़का, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। उफ, यून हाई संप्रदाय का शिष्य, क्या ये कोई मजाक है?
वान किंग शान को लिन फैंग से ईर्ष्या हो रही थी, जो दो बेहद खूबसूरत लड़कियों के साथ गाड़ी में बैठा था। गाड़ी के अंदर दुवान फैंग और जिंग यून एक दूसरे के बगल में बैठे थे, जबकि लिन फैंग और मेंग किंग भी एक दूसरे के बगल में बैठे थे। दोनों जोड़े आमने सामने बैठे थे। लिन फैंग, तुम और मेंग किंग एक दूसरे को कैसे जानते हो? जिंग यून मेंग किंग को घूर रही थी, लेकिन मेंग किंग शुरू से ही भावहीन बनी रही। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल भी नहीं हिली हो। हालांकि उसकी भावहीनता ही उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसकी सुंदरता सचमुच मनमोहक थी। जिंग यून ने लिन फैंग से यह नहीं पूछा कि यूनहाई संप्रदाय के नरसंहार में वह कैसे बच गया, क्योंकि वह लिन फैंग के ताजा घाव को छूने से डर रही थी। ये स्पष्ट था कि उसके दिल में अभी भी गहरा घाव था। फिर भी यह अजीब था कि लिन फैंग बच गया और बाकी सभी मारे गए। बेशक जिंग यून इसके लिए लिन फैंग को दोष नहीं देने वाली थी। इसके विपरीत वह लिन फैंग के बच जाने से बहुत खुश थी। उसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि वह जीवित है। हम पहाड़ों में मिले थे, लिन फैंग ने जिंग यून को स्पष्ट रूप से जवाब दिया, क्योंकि अगर लिन फैंग अपना अतीत दूसरों के साथ साझा करती तो मेंग किंग को शायद अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो फिर आप शाही शहर क्यों जा रहे हैं? जिंग यून ने पूछा। शाही शहर अत्यंत शक्तिशाली साधकों से भरा हुआ था। यह ज़ुयू देश के सर्वश्रेष्ठ साधकों का निवास स्थान था। उनमें से बहुत से लोग लिन फैंग की तलाश में भी थे। क्योंकि शाही शहर में बहुत सारे लोग हैं, लिन फैंग ने जवाब दिया, लेकिन जिंग यून ने उसे नहीं सुना। और तुम, जिंग यून, तुम शाही शहर क्यों जा रही हो? लिन फैंग ने जिंग यून और दुवान फैंग की ओर देखते हुए पूछा। जिंग यून ने लिन फैंग को पहले जो बताया था उससे ऐसा लग रहा था कि दुवान फैंग ने उसे शाही शहर चलने के लिए कहा था और वह वहां कुछ लोगों से मिलने जा रहा था। दुवान फैंग को तुरंत निकलना था और अपने छोटे से कस्बे से बिना रुके इतनी लंबी यात्रा करनी थी, जिसका मतलब था कि जिन लोगों से उसे मिलना था वे शायद आम लोग नहीं थे। जिंग यून ने बगल में बैठे दुवान फैंग की ओर देखा। दुवान फैंग हंसते हुए बोला, लिन फैंग, बड़े भाई, जिंग यून मेरे साथ शाही शहर जा रही है क्योंकि मेरे बड़े भाई चाहते हैं कि मैं वहां जाकर साधना अकादमी में अभ्यास करूं। अकादमी? लिन फैंग ने हैरानी से कहा और फिर पूछा, ज़ुयू का पवित्र प्रांगण? नहीं, दुवान फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, सेलेस्टियल अकादमी। सेलेस्टियल अकेडमी? लिन फैंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने सेलेस्टियल अकेडमी के बारे में कभी नहीं सुना था। जी हाँ, सेलेस्टियल अकेडमी, दुवान फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर आगे बोला, सेलेस्टियल अकेडमी बहुत प्रसिद्ध नहीं है। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। दरअसल यह बाहरी आवेदकों को स्वीकार नहीं करती। वहां पहले से मौजूद किसी व्यक्ति को आपकी सिफारिश करनी पड़ती है, इसीलिए मेरे बड़े भाई ने मेरी सिफारिश की। सिफारिश? बाहरी आवेदकों को नहीं। लिन फैंग हैरान था। क्या अकादमियां संप्रदायों की तरह होती हैं? बस थोड़ा सा अंतर होता है। यूनहाई संप्रदाय जैसे किसी संप्रदाय में अनगिनत शिष्य होते थे। उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, साधारण, विशिष्ट और मुख्य शिष्य। फिर साधारण और विशिष्ट वरिष्ठ गुरु होते थे। ये पदानुक्रम अत्यंत कठोर था और शिष्यों को पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने और संप्रदाय से सम्मान प्राप्त करने के लिए लगभग पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। ज़ुयू देश में अकादमियां एक नई अवधारणा थी। इनमें केवल अत्यंत प्रतिभाशाली युवाओं को ही प्रवेश दिया जाता था। उनके पास साधना शिक्षक होते थे और उन्हें सर्वोत्तम हथियार और अन्य संसाधन प्राप्त होते थे। शिक्षक कनिष्ठों को सशक्त साधक बनने में सहायता करते थे। पहले ज़ुयू देश में कोई अकादमियां नहीं थी। यह अवधारणा किसी दूसरे देश से आई थी, इसलिए देश में बहुत कम अकादमियां थीं और वे बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं थीं। उनकी तुलना बड़े संप्रदायों की नींव से नहीं की जा सकती थी। ज़ुयू के पवित्र प्रांगण की स्थापना ने कुछ सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली युवा साधकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ज़ुयू के पवित्र प्रांगण की स्थापना देश के भीतर संप्रदायों और कम लोकप्रिय अकादमियों के महत्व को संतुलित करने के लिए की गई थी। लिन फैंग भाई, तुम यूनहाई संप्रदाय के शिष्य हो। तुम शायद जिंग यून जितने ही शक्तिशाली हो। सही समय आने पर मैं अपने बड़े भाई से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या तुम्हारे लिए सेलेस्टियल अकादमी में शामिल होने का कोई रास्ता है। दुवान फैंग दिल से मुस्कुरा रहा था। हालांकि वह अभी बहुत छोटा था, फिर भी वह काफी समझदार था। इसके अलावा जिस तरह से उसने इन घमंडी गार्डों से बात की थी, उससे पता चलता था कि उसका व्यक्तित्व काफी मजबूत था। ओह हाँ, लिन फैंग, तुम्हें सेलेस्टियल अकेडमी में आना चाहिए। जिंग यून का चेहरा खिल उठा। यूनहाई संप्रदाय का तो सफाया हो चुका था, इसलिए अगर लिन फैंग सेलेस्टियल अकादमी में शामिल हो जाता तो यह संप्रदाय के खिलाफ राजद्रोह नहीं होता। इसके अलावा जिंग यून ने खुद से यह सवाल भी नहीं किया कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली है या नहीं। कुलीन शिष्य परीक्षा के पहले दौर के दौरान जिंग यून ने अपनी आंखों से देखा था कि लिन फैंग कितना शक्तिशाली था। उसने अपनी तलवार के एक ही वार से एक कुलीन शिष्य को मार डाला था और फिर खुद एक कुलीन शिष्य बन गया था। लिन फैंग हंस रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही यूनहाई संप्रदाय का सफाया हो गया था, लेकिन लिन फैंग यूनहाई संप्रदाय का नया कुलपति था। गाड़ी छोटे कस्बे से काफी दूर निकल चुकी थी। शाम का सूरज धरती पर चमक रहा था। गाड़ी के अंदर लिन फैंग, दुआन फैंग और जिंग यून लगातार बातें कर रहे थे, जबकि मेंग किंग चुपचाप बैठी आंखें बंद किए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो गई हो। गाड़ी के साथ आगे पीछे झूलते हुए वह बेहद शांत और सौम्य दिख रही थी। लिन फैंग ने अपनी कमीज उतारकर मेंग किंग के कंधे पर डाल दी। तापमान काफी कम था और मेंग किंग ने हल्के वस्त्र पहने हुए थे। उस समय जिंग यून ने एक अजीब सा चेहरा बनाया। कुछ देर बाद मेंग किंग ने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा और पाया कि लिन फैंग का टॉप उसके कंधे पर लिपटा हुआ है। वह बहुत हैरान हुई। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसे यह बहुत अजीब लगा। ब्रूम वूम वूम, गाड़ी अचानक हिलने लगी। उसी क्षण अंकल वांग ने लगाम खींची और गाड़ी रोक दी। जमीन अभी भी कांप रही थी।
कंपन और भी तेज होता जा रहा था। चाचा वांग, क्या हुआ? डुआन फेंग ने अंदर से पूछा। युवा मालिक, यहाँ चोर हैं, बाहर मत आना, मैं उनसे बातचीत करूंगा, अंकल वांग ने सख्ती से कहा। इसके बाद अंकल वांग चोरों से बातचीत करने के लिए उनकी ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों बाद एक भयानक चीख सुनाई दी जिससे डिब्बे के अंदर बैठे लोग भयभीत हो गए। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेजो जिसे बात करना आता हो, एक बेहद आक्रामक आवाज ने चिल्लाकर कहा। मैं जाकर देखता हूँ, डुआन फेंग ने जल्दी से कहा। फिर वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे लिन फेंग और जिंग यून भी गए। मेन किंग उनके पीछे नहीं गई और गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। गाड़ी से कुछ ही दूरी पर दर्जनों चोर मौजूद थे जो देखने में बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रहे थे। मैं देखने जा रहा हूँ, एक गार्ड ने चोरों की ओर बढ़ते हुए कहा। सब लोग, हम, युवा गार्ड ने कहा। ये चोर घोड़ों पर सवार थे। उनमें से एक, जिसके हाथ में खंजर था, अपने घोड़े से कूद गया और युवा पहरेदार पर झपट पड़ा। वह युवक बेहद हैरान था। उसने अचानक अपना भाला उठाया और उसे खंजर की ओर फेंक दिया। लेकिन उसी क्षण चोर युवा रक्षक तक पहुंच चुका था और उसने खंजर से उसका गला काट दिया। खून बहता हुआ युवा रक्षक बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिंग यून स्तब्ध रह गई। उसके आसपास इतना खून देखकर उसे मतली होने लगी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैंने कहा, मुझे कोई ऐसा भेजो जिसे बोलना आता हो। वो लड़की इतनी बुरी नहीं लगती। चोर ने अपनी कटार से जिंग यून की ओर इशारा किया। उसी क्षण बाकी सभी चोर बुरी तरह हंसने लगे। जी हाँ, हम उस खूबसूरत लड़की से बात करना चाहते हैं, चोरों ने एक साथ कहा, जबकि वे अन्य अश्लील बातों के बारे में सोच रहे थे। जब जिंग यून ने इन चोरों की बातें सुनी तो उसका चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। जिंग यून, गाड़ी में बैठ जाओ, लिन फेंग ने जिंग यून को गाड़ी की ओर धकेलते हुए कहा। छोटे लड़के, तुमने लड़की को छुपाने की हिम्मत कैसे की? तुम मरना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। हर चोर गुस्से से लिन फेंग को घूर रहा था। सचमुच, हमें उस आदमी को मारना होगा और उस लड़की को ले जाना होगा ताकि हम खुश हो सके। आप क्या फालतू कर रहे हैं? वान किंग शान गुस्से से लिन फेंग पर चिल्ला रहा था। वह बहुत क्रोधित था। लिन फेंग स्तब्ध रह गया और ठंडे भाव से वान किंग शान को घूरने लगा। वह क्या कर रहा था? ऐसा लग रहा था मानो वान किंग शान उससे जिंग यून को चोरों के हवाले करने को कह रहा हो। तुम छोटे से निकम्मे, तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो। अब यह तुम्हारी समस्या है और अगर तुम भागना चाहते हो तो हमसे मदद की उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वान किंग शान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यूनहाई संप्रदाय में किस प्रकार के शिष्य हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लिन फेंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और चोरों की ओर दौड़ पड़ा। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करूंगा। लिन फेंग डाकुओं के सरदार के पास खड़ा था और ठंडे स्वर में बोल रहा था। तुम मरना चाहते हो? एक चोर लंबी कटार लिए लिन फेंग की ओर कूदा और अपनी कटार से वार किया, जिससे हवा में छेद करते हुए कटार से सीटी जैसी आवाज निकली। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी पूरे वातावरण में फैल गई। लिन फेंग ने अपनी कोमल तलवार म्यान से बाहर निकाल ली थी। किसी ने उसकी हरकत नहीं देखी थी और वह धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में डालने लगा। अचानक चोर के गले से खून चारों ओर फैल गया। चोर मर चुका था। लिन फेंग की गति में काफी वृद्धि हो गई थी और उनकी गति ही इस बात का प्रमाण थी कि वे एक अत्यंत शक्तिशाली साधक थे, इसलिए वे बहुत तेजी से हमले कर सकते थे। उनकी तलवारबाजी की कुशलता चरम पर थी और वे अक्सर तलवार के एक ही वार से लोगों को मार डालते थे। ये कैसे संभव था? उस चोर को एक ही झटके में कैसे मार डाला गया? वह किसी काम का नहीं था। मुझे किसी और से बात करने दो। ठीक है, लिन फेंग ने चोरों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए कहा। लिन फेंग ने गौर किया था कि उनमें से कुछ कितने युवा थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि तलवार का एक ही वार उनमें से अधिकांश को डराने के लिए काफी था। वान किंग शान स्तब्ध रह गया। वह इस बात से खुश नहीं था कि लिन फेंग ने एक चोर को मार डाला था, बल्कि इसके विपरीत वह लिन फेंग की ताकत देखकर अप्रिय रूप से आश्चर्यचकित था। वे लिन फेंग की साधना के स्तर का अनुमान नहीं लगा सके क्योंकि उसने केवल एक ही त्वरित प्रहार किया था। वे केवल इतना जानते थे कि वह अपनी तलवार का अत्यंत तेजी से उपयोग करके घातक प्रहार कर सकता था। मेरे दोस्त, इस मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, चोरों के सरदार ने लिन फेंग से धीमी आवाज में कहा, जिससे पता चलता था कि वह कितना डरा हुआ था। लिन फेंग स्तब्ध रह गया। हालांकि लिन फेंग को शक हुआ और उसने कहा, क्या तुम थोड़ी देर पहले मुझे मारना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम, चूंकि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। चोरों के सरदार ने बाकी सभी चोरों की ओर देखा और कहा, इसे मार डालो। 3 चोर पूरी रफ्तार से लिन फेंग की ओर बढ़े। लिन फेंग 3 अलग अलग लोगों के हमलों से घिर गया। मरना। एक चोर ने अपनी लंबी कटार से लिन फेंग के शरीर पर वार किया, जिससे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसे ठीक वैसा ही अनुभव हुआ जैसा तूफानी घाटी में सैनिकों की ऊर्जा का सामना करते समय हुआ था। हालांकि उनकी शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर था। मरना। एक और आवाज हवा में गूंजी। हवा में एक लंबा खंजर घूम रहा था जो बेहद खतरनाक लग रहा था। सभी चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर एक साथ लिन फेंग की ओर बढ़ रहे थे ताकि उसे मार सके। लिन फेंग अचानक हवा में उछल पड़ा। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रहा हो, लेकिन उसने एक अजीब सी मुद्रा अपना ली। उस समय वह घोड़ों पर बैठे चोरों के बराबर ऊंचाई पर था। घातक तलवार। लिन फेंग की तलवार चमक रही थी और वातावरण में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थी। इससे अत्यधिक घातक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे हवा में एक भंवर बन गया। पलक झपकते ही चोर अत्यधिक ऊर्जा से घिर गए। लिन फेंग की घातक तलवार की शक्ति अचानक एक भव्य चाप में तब्दील हो गई और हवा में लहरा उठी। घोड़े बेकाबू होकर हिनहिना रहे थे। सभी चोर एक एक करके अपने घोड़ों की पीठ से बेजान होकर गिर रहे थे। तलवार के एक ही वार से वे सब मारे गए। वातावरण में खून की तेज गंध फैल गई।
सभी लोग शांत भाव से उन घोड़ों को देख रहे थे जो बिना किसी सवार के इधर उधर दौड़ रहे थे। चोरों का सरदार इन सभी घोड़ों को बिना किसी सवार के देखकर पूरी तरह से हैरान था। फिर उसने जमीन पर बिखरे हुए शवों को देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ। तलवार के एक ही वार से सब मर गए। वह शक्तिशाली हमला एक ऐसी उत्कृष्ट कृति थी जिसने लिन फैंग के रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला। लिंग चीस्टर, वान किंग शान और अन्य युवा गार्ड स्तब्ध रह गए। लिन फैंग बहुत ही शक्तिशाली था, उसे उकसाना एक गलती थी, इसीलिए जिंग यून उससे विशेष रूप से मित्रवत थी। वह साधारण शक्ति वाला एक अद्भुत युवक था। वान किंग शान की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। वह पहले लिन फैंग को उकसा रहा था। अगर लिन फैंग ने उस पर भी उसी तरह हमला किया होता जैसे उसने इन कुछ चोरों पर किया तो शायद उसका भी हाल हो जाता। गाड़ी के आगे बैठे अंकल वान स्तब्ध रह गए। वे लिन फैंग की पीठ को खाली निगाहों से घूर रहे थे। दोस्त, क्या तुम्हारे तरीके थोड़े क्रूर नहीं है? चोरों के सरदार ने गुस्से से कहा। जब आप सड़क किनारे लोगों की हत्या करते हैं और उन्हें लूटते हैं तो क्या आपको इस बात की परवाह होती है कि आप क्रूर हो सकते हैं? लिन फैंग का लहजा एकदम ठंडा था। चोर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को मारने में कभी बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर उनमें से कोई मारा जाए तो वे आग बबूला हो जाते हैं। वे हत्या को एक खेल की तरह समझते हैं, लेकिन उन्हें हारना पसंद नहीं होता। लिन फैंग आगे बढ़ने लगा। चोरों के सरदार को एक तीव्र ऊर्जा ने घेर लिया जिससे वह सिर से पैर तक कांप उठा। दोस्त, एक कदम और बढ़ाओगे तो मर जाओगे, चोरों के सरदार ने लिन फैंग को धमकी देते हुए कहा। एक और कदम, लेकिन अभी भी हमारे बीच कई कदम बाकी हैं। लिन फैंग ने अविश्वसनीय मात्रा में तलवार की ऊर्जा छोड़ते हुए उसकी ओर दौड़ते हुए कहा। चोरों के सरदार को उम्मीद नहीं थी कि वह जरा भी संकोच नहीं करेगा और गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने अपना लंबा खंजर निकाला और अचानक ही प्रबल और हिंसक ऊर्जा वातावरण में फैल गई। वह भी लिंची स्तर पर है, वान किंग शान ने स्तब्ध होकर सोचा। एक चोर का लिंची स्तर तक पहुंचना आश्चर्यजनक था, लेकिन उनमें से कोई भी लिन फैंग को हरा नहीं पाएगा। लिन फैंग कराह उठा। ऐसा लग रहा था मानो चोर का लंबा खंजर लिन फैंग की तलवार की ऊर्जा से डर के मारे कांप रहा हो। लिन फैंग की तलवार पूरी गति से चोर की ओर बढ़ रही थी। भले ही उससे कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी तलवार में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा समाहित थी। कोई रोशनी नहीं थी क्योंकि लिन फैंग अपनी घातक तलवारबाजी की ऊर्जा को वापस अपनी तलवार में संघनित कर रहा था। पसशिश, उद्धरण चिन्ह। वातावरण में सीटी की आवाज गूंज उठी। लिन फैंग की तलवार पूरी गति से चोर के गले की ओर बढ़ रही थी। उसकी लंबी कटार ने हमले को बिल्कुल भी नहीं रोका। लिन फैंग दिन प्रतिदिन अपनी तलवार चलाने में और अधिक निपुण होता जा रहा था। वह दिन प्रतिदिन अधिक फुर्तीला और तेज होता जा रहा था। चोर सदमे भरे चेहरे के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। लिंग ची स्तर का साधक भी लिन फैंग को नहीं रोक सकता। वह कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। लिन फैंग की ताकत देखकर सब लोग दंग रह गए। वह बहुत ही ताकतवर था। लिन फैंग ने उस चोर को, जिसने लिंग ची परत को भेद दिया था, अपनी तलवार के एक ही वार से मार डाला था। ऐसा लग रहा था मानो उसे इसमें कोई मेहनत ही न लगी हो। लिन फैंग ने लाशों की तरफ देखा तक नहीं, वह बस मुड़ा और अपने समूह की ओर वापस चला गया। लिन फैंग, बड़े भाई, आप बहुत शक्तिशाली हैं। दुवान फैंग लिन फैंग को प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ देख रहा था। ये पूरी तरह से समझ में आता है कि लिन फैंग सबसे बड़े संप्रदायों में से एक में क्यों था। हम कभी भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। वह इतना शक्तिशाली है। वान किंग शान लिन फैंग की चापलूसी करते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। अगर कोई उससे थोड़ा सा भी अधिक बलवान होता तो वह उससे ईर्ष्या करता और अपने रुतबे का इस्तेमाल करके उसे धमकाता, लेकिन अगर कोई उससे काफी अधिक बलवान होता तो वह या तो भयभीत हो जाता या प्रशंसा से भर जाता। एक महान संप्रदाय के संहार से बच निकलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बलवान होगा, लिन फैंग ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी तिरस्कार की भावना भी झलक रही थी। लिन फैंग ने कभी खुद को दयालु नहीं समझा था। जब वान किंग शान को लगा कि वह अभी भी कमजोर है तो उसने बिना किसी झिझक के लिन फैंग को अपमानित किया। लिन फैंग ने उस पर दया करके हमला नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि जिंग यून, डुआन फैंग और अन्य लोग वहां मौजूद थे। आखिर वह मेहमान था। अब जबकि उसने अपनी ताकत साबित कर दी थी, वान किंग शान उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन लिन फैंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब वान किंग शान ने लिन फैंग के ठंडे लहजे में बात सुनी तो वह फिर से क्रोधित हो गया, लेकिन इस बार उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। लिन फैंग को फिर से उकसाना एक नासमझी भरा कदम होगा। लिन फैंग आसानी से लिंग ची स्तर के साधकों को मार सकता था। उसे उकसाना बेहद खतरनाक होगा। अगर उसने लिन फैंग को क्रोधित कर दिया तो वान किंग शान की सांसें शायद ही चल पाएंगी। वान किंग शान खराब मूड में वहां से चली गई। लिन फैंग, चलो चलते हैं, दुवान फैंग ने गाड़ी में वापस बैठने के लिए तैयार होते हुए कहा। युवा मास्टर। उसी समय अंकल वान गाड़ी के आगे खड़े थे और उन्होंने दुवान फैंग को पुकारा, जिससे दुवान फैंग चौंक गया। दुवान फैंग ने पूछा, अंकल वान, क्या बात है? युवा स्वामी, लिन फैंग के साथ यात्रा करना उचित नहीं है। उनके और उनके मित्र के लिए एक अलग गाड़ी का इंतजाम कीजिए। अंकल वांग ने यह कहा, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या वह अचानक लिन फैंग से छुटकारा पाना चाहता था? लेकिन लिंग ची स्तर के एक साधक का साथ होना अधिकांश डाकुओं और चोरों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता। इससे उनकी यात्रा कहीं अधिक सुरक्षित हो जाती। आखिरकार रास्ते में उन्हें मिलने वाला सबसे बड़ा खतरा लिंग ची स्तर के चोरों और डाकू ही होते। लिन फैंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी का क्या मतलब था। चाचा वांग, क्या बात है? लिन फैंग और मैं दोस्त बन गए हैं। लिन फैंग के साथ यात्रा करना सौभाग्य की बात है और साथ ही खुशी की बात भी। दुवान फैंग ने जवाब दिया, जिसे बात समझ नहीं आई थी। युवा स्वामी, भोले मत बनो। खतरनाक चीजें होती हैं। ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत छोटे हो।
अंकल वांग अपना सिर हिला रहे थे और आहें भर रहे थे। लिन फैंग, चलो इसे इस तरह करते हैं, तुम इनमें से एक गाड़ी ले लो, अगर तुम्हारा मन करे तो दोनों भी ले लो, ये हमें बचाने के लिए तुम्हारी तरफ से एक उपहार है, क्या सोचते हो? अंकल वांग ने लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहा। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाकर अंकल वांग से पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? खतरनाक चीजें? वह किस बारे में बात कर रहा था? युवा लिन फैंग कई सवाल पूछता है, लेकिन दिल ही दिल में वह मेरी बात समझ जाता है, अंकल वांग ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है, मुझे कोई संकेत दीजिए। युवक, चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे दोष मत देना। अंकल वांग थोड़ी देर रुके और फिर लिन फैंग को घूरते हुए बोले, युवक, ये चोर कमजोर नहीं थे, अगर उन्होंने हम पर हमला किया होता तो वे हमें आसानी से हरा देते, लेकिन वे किसी से बात करने की तलाश में थे। शायद बात बन भी जाती, लेकिन तुमने उन्हें तुरंत मार डाला। तुम्हें इन चोरों से बात करनी चाहिए। लिन फैंग असमंजस में था। यह तो सिर्फ मेरी राय है, लेकिन ये गलत है कि लिन फैंग ने इन सभी चोरों से बातचीत करने की एक बार भी कोशिश किए बिना ही उन्हें मार डाला। अंकल वांग ने आक्रामक लहजे में कहा, बातचीत करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। उस समय लिन फैंग अंकल वांग का मतलब समझ गया। वह ठंडी मुस्कान के साथ अंकल वांग से बोला, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं भी इन चोरों जैसा ही हूं, कि मैं मजे के लिए हत्या करता हूं, और शायद मैं भी एक चोर हूं। कुछ देर पहले इन चोरों का सरदार लिन फैंग से शांति से बात कर रहा था, लेकिन हमने नहीं सुना कि वह क्या कह रहा था। अंकल वांग ने लिन फैंग को तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि सोच समझकर जवाब दिया। लिन फैंग दंग रह गया। उसने तो ये कहने की हिम्मत ही नहीं की थी कि चोरों का सरदार इतनी शांति से बात कर रहा है। अच्छा, क्या ऐसी और भी चीजें हैं जिनके लिए आप मुझे दोषी ठहराना चाहेंगे? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल सही, लिन फैंग सही कह रहा है। अंकल वांग, आप बहुत ही निर्दयी हैं। लिन फैंग के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उसने हमारी मदद करने के लिए खुद को धोखा नहीं दिया हो। उसकी कृपा से ही हम आज तक जीवित हैं और हमारे पास हमारा सारा सामान है। आप लिन फैंग की इस तरह आलोचना कैसे कर सकते हैं? दुवान फैंग ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। छोटे मालिक, आप अभी बच्चे हैं, आप अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते, अंकल वांग ने सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा। युवक स्वामी, अगर मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूं तो इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप कौन हैं और लोग आपके रुतबे का किस तरह फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप शाही नगरी जा रहे हैं, जो एक तरह से आपकी विरासत है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बिल्कुल, मुझे पता है, दुवान फैंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। चूंकि ऐसा है, युवा स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार का दुवान तियानलैंग से कोई संबंध है? दुवान फैंग हैरान था। अंकल वांग अचानक दुवान तियानलांग के बारे में क्यों बात करने लगे? उस पूरी कहानी से उनका क्या लेना देना था? मैं जानता हूं कि वह भी मेरे दुवान कबीले का हिस्सा है। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं है, दुवान फैंग ने उत्तर दिया। युवा स्वामी, चूंकि आप ये जानते हैं तो एक बार फिर सोचिए, क्या ये दुवान तियानलांग ही नहीं था जिसने यूनहाई संप्रदाय का नाश किया था? फिर कुछ ही समय बाद लिन फैंग हमारे छोटे से कस्बे यून यांग में आता है और अचानक हमसे मिलता है। क्या यह महज एक संयोग नहीं था? अंकल वांग की बातें सुनकर लिन फैंग अवाक रह गया। अंकल वांग को लगा कि दुवान तियानलांग ने लिन फैंग को अपने संप्रदाय से विश्वासघात करने के लिए उकसाया और फिर उसे दुवान फैंग को ढूंढने के लिए उस छोटे से कस्बे में भेज दिया। चाचा वांग, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। लिन फैंग हमें आसानी से मार सकता था। ठीक है, लेकिन युवा स्वामी, याद रखें कि आपके बड़े भाई ने आपको शाही शहर आने के लिए कहा था और फिर अचानक लिन फैंग कहीं से प्रकट हुआ और हमें बचाने के लिए चोरों की एक सेना को मार डाला। क्या वह नहीं चाहता कि हम किसी तरह से उसका एहसान चुकाएं? बस करो, लिन फैंग ने लगातार बोलते जा रहे अंकल वांग को ठंडे लहजे में कहा। अंकल वांग का मकसद साफ था। वे चाहते थे कि लिन फैंग वहां से चला जाए। वे चाहे जितनी भी बकवास करे, उनके हर शब्द का एक ही मकसद था। लिन फैंग ने गाड़ी के अंदर देखा और मेन किंग से कहा, मेन किंग, हम जा रहे हैं। ठीक है, मेन किंग ने सिर हिलाते हुए और गाड़ी से बाहर आते हुए जवाब दिया। लिन फैंग, मुझे अंकल वांग को मनाने दो, जिंग यून ने जल्दी से कहा। लिन फैंग, तुम और मेन किंग वापस गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। दुवान फैंग ने विनती की। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को शर्मिंदा करूंगा, लिन फैंग ने अंकल वांग की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने दुवान फैंग और जिंग यून की ओर देखकर कहा, चलिए शाही शहर में मिलते हैं। जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तो उसने मेन किंग की आस्तीन की ओर जाने लगा। लिन फैंग, हो सकता है कि यह महज एक संयोग हो और मैंने आपको गलत समझा हो। मैंने अभी जो कहा वह अभी भी मान्य है, आप अपनी इच्छानुसार इनमें से कोई भी गाड़ी चुन सकते हैं, अंकल वांग ने कहा। कोई आवश्यकता नहीं, धन्यवाद। लिन फैंग ने बुरे आदमी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लिन फैंग निर्लज्ज नहीं था। वह उन लोगों की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करने वाला था जिन्होंने अभी अभी उसका अपमान किया था और उस पर अपने संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उसने अभी अभी इन सभी चोरों को मार डाला था। क्या इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त घोड़े नहीं थे? क्या तुम घुड़सवारी कर सकती हो? लिन फैंग ने मेन किंग से पूछा। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेन किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्या आप मुझे घुड़सवारी सिखाना चाहते हैं? मेन किंग ने लिन फैंग से पूछा। मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखाऊं? लिन फैंग ने आश्चर्य से कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखाऊं? मेन किंग लिन फैंग को खाली निगाहों से घूर रही थी, जिसे देखकर लिन फैंग मुस्कुरा उठा। मेन किंग जो भी पूछती, लिन फैंग मान जाता। उस समय उसने कहा, ठीक है। जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तभी एक और आश्चर्यजनक घटना घटित हुई।